सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग है ना। इवनिंग सभी को और उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे जल्दी से। हम्म, सब अंकुल प्रजापति बेटा थोड़ा कम देखा करो मीम्स वगैरह, है ना। चलो तो स्टेनो के बच्चों पे ध्यान नहीं देते सर। बेटा प्रभात, कोई बात नहीं, नहीं देते ना तो बंद कर दें इस क्लास को। बंद कर दें इस क्लास को क्योंकि सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम तो अभी लगा नहीं है। वो तो अभी 1 महीने बाद है तो आराम से करवा देंगे। काहे को इतना कष्ट लेके करवा रहे हैं क्लास को, है ना। क्योंकि मैंने बोला भी था आपसे कल सेंसस वाली क्लास में कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हिस्ट्री क्लास में कल ही ले लूँ स्टेनो से पहले, बिकॉज काफ़ी दिक्कतें हैं। ठीक है। उसके बाद बोला स्टेनो पे ध्यान नहीं देते हैं तो रहने देते हैं फिर। कल कल करें फिर क्लास, बताओ कल शाम को किया जाए, कैसा रहेगा विचार। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बता सकते हो। क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा कष्ट है तो हम और कष्ट क्यों लें, है कि नहीं। बताओ जल्दी से, सर स्कैम हुआ है या नहीं। कुंज बिहारी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसका उत्तर जो है आपको आखिरी में मिलेगा। ठीक, आखिरी में बता देंगे। सही बता रहे हैं, हमने अभी तक किसी को ये बताया नहीं है, रिवील नहीं किया है, लेकिन अब क्योंकि तुमने पूछा है इसलिए अब रिवील तुम करेंगे। स्कैम हुआ है नहीं हुआ है, हाँ या ना, इसी में उत्तर मिलेगा, लेकिन आखिर में मिलेगा सबसे। चलो, लेकिन उससे पहले हम तब तक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद ये मैं आपको बताऊंगा कि स्कैम हुआ था कि नहीं हुआ था, और ये भी बताऊंगा कि कटप्पा को, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था, ये भी उत्तर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग द मॉडर्न सोसाइटी मेगास्थनीज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इनटू 7 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, इन विच डिस्टिंक्ट ग्रुप वर द किंग्स काउंसलर प्लेस्ड। तो हमें पता है कि इंडियन जो सोसाइटी थी वो 4 वर्णों में विभाजित थी, लेकिन मेगास्थनीज जो था उसने अपनी किताब इंडिका में, मेगास्थनीज किसका एम्बेसडर था, सेलिकस निकेटर ने भेजा था उसको चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो उसका वो दरबारी था। तो उसने जो है इंडियन सोसाइटी को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिसमें कि पहले ग्रुप में उसमें उसने रखा था फिलोसोफर्स को, पहले ग्रुप में। ठीक है, दूसरे में रखा था कल्टीवेटर्स को, तीसरे में रखा था हंटर्स को, चौथे में रखा था हंटर्स और हर्डर्स तो एक ही में आएंगे ना, हर्डर्स को। हर्डर मतलब जो भेड़े चराते हैं। फिर चौथे में आ जाएंगे आपके आर्टिसंस और ट्रेडर्स वगैरह। ठीक है, और तो पांचवे में आ जाएंगे आपके स्पाइस, है ना, जो जासूस होते थे। और ओके एक सेकंड, फिलोसोफर, आर्टिशंस, फिलोसोफर, कल्टिवेटर्स, डिसन हर्डर्स। ओके ठीक है। हंटर्स एंड हर्डर्स, आर्टिशंस और ट्रेडर्स अलग होंगे। ठीक है, ट्रेडर्स अलग होंगे, ट्रेडर्स, स्पाइस यानी जो जासूस होते थे, और आखिरी में आएंगे आपके काउंसलर्स। ठीक है, किंग्स काउंसलर्स सबसे आखिर में, यानी सेवेंथ में। ठीक है, तब तक आप जरा लगे हाथ ये बताइए कि अभी मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था मेगास्थनीज, इंडिका बुक लिखी थी। ठीक है, कमेंट में जरा ये बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस निकेटर को हराया था और उसकी लड़की से शादी करी थी, उसका नाम क्या था। द टाइटल ऑफ चीफ ऑफ मर्चेंट्स और मालिकुत तज्जर वॉज कन्फर्ड ऑन महमूद गवन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग बहमानी किंग्स। ये फ़ायदा होता है, अभी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले जो एग्ज़ाम में हुआ था, आई थिंक एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम, जब ये 2024 के पेपरों की शुरुआत ही जेई के पेपर से हुई थी और ख़त्म आपके मोस्टली आप मान सकते हैं होगा तो स्टेनो से ख़त्म, लेकिन एम टी एस वॉज अ मेजर एग्ज़ाम जिससे कि 2024 का ख़त्म हुआ। तो ये सवाल जो है जेई में पूछा गया था और तब मैंने करवाया भी था इस क्वेश्चन को। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप जो लेटेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उनसे अगर आप अपडेटेड रहते हैं तो ये हम लोगों ने देखा था। हुमायूं शाह द टाइटल ऑफ वॉज कन्फर्ड ऑन महमूद गवन भाई। तो किसने टाइटल ये दिया था, क्योंकि ये जो सवाल है
ये सवाल सीपीओ में 2022 में पूछा जा चुका है, 2022 में पूछा गया था, देन एसएससी जेई में पूछा गया अभी 2024 में, और भी एमटीएस में पूछ लिया। हुमायूं शाह का जो टाइटल था वो ध्यान रखना जालिम था, जालिम लोशन, ठीक है। ये जो आपका बहमानी किंगडम था, आपको ये चीज़ पता होगी कि ये वाला पार्ट था पूरा, यानी कि जो कृष्णा रिवर के ऊपर वाला। यहाँ पर प्रोविंस को किस नाम से जाना जाता था और किसने एस्टैब्लिश किया था ये बहमानी किंगडम? हु बिल्ट एन एलिगेंट just looking like wow two story ship palace between two reservoirs named जहाज महल? किसने एक 2 स्टोरी शिप पैलेस बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन तुगलक? तो क्या सही आंसर होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट वुड बी गयासुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर। प्रोविंस की अगर बात करेंगे तो उसको तरफ के नाम से जानते थे, और ये क्वेश्चन भी आपके जेई में पूछा जा चुका है, और ये भी पूछा गया था और ये भी ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इन प्रोविंस को जो गवर्न करता है उसको क्या बोलते हैं? गवर्नर को तो तरफदार बोलते हैं, ठीक है। तो 2 स्टोरी शिप पैलेस जो बनवाया था वो गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करेंगे तो ये तुगलक डायनेस्टी का एक रूलर था, और इसको हम वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं। इसने क्या क्या हरकतें करी थी? तो इसने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल को शिफ्ट किया था, जिसको कि हम देवगिरी भी बोलते हैं, कि देवगिरी में कैपिटल को शिफ्ट किया, दौलताबाद या फिर देवगिरी। इसने और क्या काम किया था? इसने ये काम किया था कि इसने दीवाने कोही, ओही नहीं, दीवाने कोही नाम का एक डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था। इसने जो एकदम लो लेवल पे लोग थे, जैसे बार्बर, 2 गार्डनर थे लाढ़ा और पीरा, वाइन डिस्टिलर, इन सबको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बिठा दिया था। और ये चीज़ का जिक्र किया था ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपनी किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही में, जिसकी वजह से उसने इसको फूल बोला था। कमेंट बताना इसका टाइम पीरियड क्या था। गयासुद्दीन खिलजी को खिलजी डायनेस्टी से मतलब रिलेट कर लेना, जो दिल्ली सल्तनत की खिलजी डायनेस्टी थी। खिलजी डायनेस्टी जो आपकी 1290 में बनती है, 1320 तक चलती है, उसका फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन उसका फाउंडर था। 1290 से लेके 1296 तक रहा था वो। इसके बाद 1296 से लेकर 1316 तक रहा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका रेन यानी कि जिसका टाइम पीरियड, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। आई थिंक आगे पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। टाइम पीरियड तो हमने देख ही लिया है। तो अलाउद्दीन के बारे में पहले बात तो ध्यान रखना, 3 टाइप के टैक्स लगाए, घरई, चरई और जजिया। ये अपने मार्केट रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता था। मार्केट रिफॉर्म्स, कम सैलरी पे करता था सोल्जर्स को, मार्केट को कंट्रोल में रखता था, तो इसलिए सोल्जर्स गुस्सा भी नहीं होते थे। उनके लिए हुलिया और दाग चेहरा, दाग और हुलिया प्रथा, ठीक है, उसने शुरू करवाई थी। दाग मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की ब्रांडिंग को बोलते थे दाग। और हुलिया या फिर चेहरा, जहाँ पर पूरा काइंड ऑफ आईडी कार्ड होता था किसका? सोल्जर्स का। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इसका कोर्ट पोएट था आमिर खुसरो, जिसको कि इसने टाइटल दिया था तूते हिंद का, पैरट ऑफ इंडिया। और खुसरो ने टाइटल दिया था, कौन सा टाइटल दिया था जल्दी से बताइए? अलाउद्दीन को क्या टाइटल दिया था इसने? मार्केट रिफॉर्म्स में हमें पता होना चाहिए कि सराय आदिल कपड़ा मार्केट डेवलप करी थी, और सराय आदिल के अलावा एक ऑफिसर इसने अपॉइंट किया था जिसको बोला गया शहनाए मंडी, शहनाए मंडी। और सिकंदर आजम का टाइटल आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन को दिया था। अलाउद्दीन ने ही एंडेड इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम को इसने ख़त्म किया था। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, विच वॉज द एंट्रेंस ऑफ कुतुब मीनार। इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, जरा ये बताएंगे। डिस्कस हो गया अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करेंगे तो ये फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का, ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत में अगर हम डायनेस्टीज़ का रूल पढ़ें तो हम किस तरह से याद करते हैं? सख्त सा लौंडा ऐसे करके याद करते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक थी ये?
1206 में स्टार्ट होती है और 1290 तक रहती है। जहाँ पर अभी हम नहीं होगा तो क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है सभी का। इक्ता सिस्टम को इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। खिलजी डिनेस्टी अभी बताया 1290 से लेकर 1320 तक। तुगलक 1320 से लेकर 1414 तक 1440। सैयद 14 से 14 तक लेकर, सर इसमें कहाँ पे भाई, गयासुद्दीन तुगलक ही होगा भाई उसमें, ठीक है, वो गलत नहीं लिखा है। 1414 से लेकर 14 से 51 तक, और लोधी 14 से 51 तक टिल फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत दैट इज 1526। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर पूछ लेता है, और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। खिज्र खान इसका फाउंडर था। इसमें कौन था? बहलोल लोधी फाउंडर था। ये अपने डबल डोम आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं, डबल डोम आर्किटेक्चर, जैसे कि इन्होंने बनवाया था एक मौत की मस्जिद, ठीक है, मोती की मस्जिद, मोती मस्जिद मत समझ लेना, मौत की मस्जिद, डबल डोम आर्किटेक्चर, ठीक। और सिकंदर लोदी ने ही आगरा को अपनी जो है कैपिटल बनाया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स रोट ब्रह्मो कोवेनेंट विच वॉज अ स्टेटमेंट ऑफ द क्रीड ऑफ द ब्रह्मो समाज। अब ब्रह्मो समाज की बात आ रही है तो या तो राजा राम मोहन राय जो इसके फाउंडर थे, या तो वो कोई जो ब्रह्मो समाज से एसोसिएटेड था। केशव चंद्र सेन एसोसिएटेड थे, लेकिन उससे पहले देवेंद्रनाथ टैगोर जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के फादर थे वो एसोसिएटेड थे। हमें पता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने तत्वबोधनी सभा बनाई थी और तत्वबोधनी पत्रिका निकाली थी इन द ईयर 1839 1839 में। एंड बाद में इसको इन्होंने मर्ज कर दिया था ब्रह्मो सभा से, ब्रह्मो समाज से, वही जो आप बोलो, ठीक है। और ये बना कब था? 1828 में राजा राम मोहन राय ने इसको बनाया था। इसके पहले आत्मीय सभा भी बन चुका था 1815 फिर 1814 में। राजा का टाइटल अकबर सेकंड ने दिया था, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता के नाम से जाना जाते हैं। संवत कामुदी, मिरातुल अखबार, परसेप्ट्स ऑफ जीसस एंड संवत कामुदी, ये सब इन्होंने लिखा है। एंड गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन नहीं, इसके आंसर देवेंद्रनाथ टैगोर होंगे। इनको तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट ही कर सकते हैं, उनका ब्रह्मो समाज से कोई लिंकेज नहीं था। विच मटीरियल वॉज लार्जली यूज टू बिल्ड द स्तूपा एट पिपरवा इन उत्तर प्रदेश में? जो पिपरवा में जो स्तूपा बना हुआ है, जो भगवान बुद्ध जी की लाइफ के किस इंसिडेंट को डिनोट करता है, किससे बना हुआ है? ईंटों से, मार्बल से, सैंडस्टोन से, फिर ग्रेनाइट से? आंसर होगा ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। सैंडस्टोन, और जरा बताएंगे किस टाइप की रॉक है? मार्बल किस टाइप की रॉक है, जरा बता देंगे, ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। स्तूपा की अगर बात करेंगे तो भगवान बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण को ही दर्शाता है। किसको? महापरिनिर्वाण, जिसको कि हम भगवान बुद्ध जी की डेथ को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। स्तूपा के अगर आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही। मार्बल की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखना है, ये आपका एक मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक से एसोसिएटेड टर्म्स क्या थे? लीनिएशन, फोलिएशन और बैंडिंग। सैंडस्टोन कैसी है? सेडिमेंट्री है, यानी कि लाइमस्टोन हो गई, सैंडस्टोन हो गई, कोल हो गई, ये सब आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो जिसमें कि आपको लेयर्स के फॉर्म में देखने को मिलती है, और जिसमें कि आपको फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म में देखने को मिलते हैं। विद रेफरेंस टू प्रोविंसेस अंडर द मॉडर्न डायनेस्टी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सा पेयर सही है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके दक्षिण पथ उज्जैन, उत्तर पक्ष सुवर्णगिरी, अवंतीरथ तक्षशिला, और आपका ये पश्चिपथ तौशली। सही आंसर होगा यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है आपसे, तो दक्षिण पथ उज्जैन में तो नहीं होगा ये, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पश्चिपथ। और ये सारे जितने भी दक्षिण पथ और उत्तर पथ थे, ये सब आपके मिलते थे कहाँ पर आके? ये मिलते थे थोड़ा सा, भले मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर होगा कन्नौज में। और इसी के लिए वो जो कन्नक बुज स्ट्रगल हुआ था, इसी के लिए जो कन्नक बुज स्ट्रगल हुआ था वो हुआ था, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये नॉर्थ में होगा, और जो सुवर्णगिरी होगा वो आपका साउथ में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ें। Who was appointed as the governor of Bengal by Sultan Balban after the revolt and subsequent death of तुगरिल बेग? तो तुगरिल बेग के बाद, प्रभु आप आ गए धन्य हो भाग, आ गया भी, क्वेश्चन का आंसर भी दे दो। तो तुगरिल बेग के डेथ के बाद बलबन ने किसको अपॉइंट किया था
एज अ गवर्नर। तो ये जो है अपॉइंट किया था बुगरा खान को, ज़फ़र खान को नहीं, ज़फ़र खान ध्यान रखना। ये अलाउद्दीन खिलजी, जैसे मलिक काफूर था ना मिलिट्री कमांडर अलाउद्दीन खिलजी का, वैसे ही ज़फ़र खान भी था। यहाँ पर आंसर होगा बुगरा खान। खिज़्र खान सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था, उसको तो अभी हम देख ही चुके हैं। और बलबन के बारे में थोड़े से डिस्कशंस कर लेते हैं। बलबन अपना काफ़ी ईगोइस्टिक बंदा था। ईगोइस्टिक इन द सेंस कि भाई को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उसके सामने कोई सिर सामने करके भी चले, ऊंचा तो छोड़ो। तो इसने क्या बोला था कि जैसे ही हम दिख जाएं सिजदा करना और पैबोस करना। सिजदा मतलब अपना सिर झुका लेना, पैबोस का मतलब हमारे पैर चूम लेना तुरंत। इसने खुद को टाइटल दिया था ज़िल्ले इलाही, दैट इज़ शैडो ऑफ गॉड। शैडो ऑफ गॉड का टाइटल इसने जो है बलबन ने खुद को दिया था। और ये खुद को आफरा सियाब का डिसेंडेंट बताता था। इसने तुर्काने जो चहलगानी सिस्टम है उस प्रथा को ख़त्म किया था। इसने पारसी फेस्टिवल नवरोज़ को स्टार्ट किया था, जो पारसी त्यौहार था। सांची स्तूपा वॉज रीडिस्कवर्ड इन विच ईयर बाई जनरल हेनरी टेलर। तो किस साल फिर से जो है इसको रीडिस्कवर किया गया था बाई जनरल हेनरी टेलर? तो पहले तो ये नाम याद रखना टेलर जी का। 1818 में ये किया गया था, ऑप्शन नंबर सेकंड। सांची स्तूपा की अगर बात करेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्तूपा लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। इसको कि अशोक ने बिल्ड करवाया था। इट इज़ दी ओल्डेस्ट स्तूपा, वन ऑफ दी, ठीक है। और ये ध्यान रखना सांची स्तूपा के बारे में कि इसमें हमें कितने, अब इसका मैं चलो स्तूपा का आपको आर्किटेक्चर समझा ही देता हूँ, यहाँ पे फोटो तो नहीं लगी है। इस तरह के गेटवे होते हैं, इस तरह का गेटवे होता है, उसको बोलते हैं तोराना, ठीक है। आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आई होप आपने पढ़ा तो होगा, एक बार ही तो कम से कम पहले पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये तोराना होता है, सबको पता होगा, ठीक है। ये आपका होता है अंड बोलते हैं इसको, जो हेमिस्फेरिकल डोम होता है इसको अंड बोलते हैं। ये होता है आपका छत्र, और ये होता है सॉरी हर्मिका, एंड देन ऊपर होता है छत्र, ठीक है। छत्र आपका होगा हर्मिका, ठीक है। यहाँ पर आपकी रेलिंग होंगी, ठीक है। ये तो तोराना हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से रेलिंग होती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी वेदिका, और ये जो पथ होता है, जो रास्ता यहाँ बना होगा, उसको बोलते हैं मेधी, जिसको प्रदक्षिणा पथ भी बोलते हैं। मेधी, वेदिका वो रेलिंग हो गई, और मेधी जहाँ आप चलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका अंड, हेमिस्फेरिकल डोम, और हर्मिका और छत्र, ठीक है। और तोराना गेटवे होते हैं। हु अमंग दी फॉलोइंग फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट विडो रीमैरिज इन मद्रास प्रेसिडेंसी? किसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया टू सपोर्ट विडो रीमैरिज इन मद्रास प्रेसिडेंसी? तो हम नाम सुनते हैं किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जिन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाया था 1856 में, ठीक है। इनके ही एफर्ट्स की वजह से विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था, ठीक है। लेकिन ध्यान ये बात का रखेंगे, और एक विष्णु शास्त्री पंडित जी का भी नाम हम सुनते हैं। इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया था, विष्णु शास्त्री पंडित जी ने। पता है सबको किस साल बनाया था? जरा बताएंगे किस ईयर में बनाया था। लेकिन यहाँ पर साउथ इंडिया यानी मद्रास प्रेसिडेंसी की जब बात आएगी तो आंसर वुड बी वीर श्लिंगम पंटुलू, पंटुलू, ठीक है। अब देखो यार व्हाट्सएप पे कॉल वॉल करने लगते हो आप लोग, हैं? इसी वजह से फिर हम व्हाट्सएप नंबर नहीं देते हैं। अब ब्लॉक लॉक करने का मुझे पता नहीं कैसे होता है। मतलब इतनी समझ तो होनी चाहिए कि भाई मास्टर क्लास ले रहा है। चलो खैर कोई नहीं। तो वीर श्लिंगम पंटलू, ठीक है। तो विष्णु शास्त्री पंडित, ध्यान रखना, इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया था। द प्लान्ड लार्ज स्केल डिसरप्शन ऑफ रेल कम्युनिकेशंस एंड द सीजर ऑफ आर्म्स इन बंगाल वर अंडरटेकिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम? अरबिंदो घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चितरंजन दास, या फिर जतिन मुखर्जी? ये नाम पहली बार सुना है, ठीक है। पहली बार सुना है ना, तो अभी सुन लो इसको और अच्छे से याद कर लेना, सो दैट अगर आ गया है। हाँ, 1856 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन बना था आपका। तो किसने लार्ज स्केल डिसरप्शन करने का सोचा था ऑफ रेल कम्युनिकेशन एंड द सीजर ऑफ आर्म्स इन बंगाल? तो किसने किया था? अरबिंदो घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चितरंजन दास, या फिर जतिन मुखर्जी? सही आंसर होगा जतिन मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अरबिंदो घोष का जो नाम आता है सबसे पहले, जो मानिक टोला बम कंस्पिरेसी केस हुआ था 1908 के टाइम पे, मानिक टोला बम कंस्पिरेसी केस, ठीक है। बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, जहाँ पर मुजफ्फरपुर के जो मजिस्ट्रेट थे किंग्सवर्थ, उनके जो गाड़ी थी उनमें बम फेंकने का काम जो कुछ लोगों ने किया था, जिसमें कि प्रफुल्ल चाकी जी इन्वॉल्व थे,
और उसमें औरबिंदो घोष जी का नाम आया था, लेकिन इनको बरी कर दिया गया था क्योंकि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिले थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये इसके बाद चले गए थे साउथ इंडिया में, और ये मेडिटेशन पूरा धार्मिक उसमें मतलब हो गए थे, स्पिरिचुअलिटी में, और ऑरोविल करके एक इन्होंने संस्था बनाई थी वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। यू तीरथ सिंह वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट? किस रिवोल्ट के लीडर थे? अभी मेघालय में इनका एक स्टैचू भी अनावरण किया गया था कुछ टाइम पहले, मेघालय की खासी हिल्स में। तो एक खासी अपराइजिंग के एक लीडर थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हो सकता है इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दैट इज रामोसी अपराइजिंग ऑफ 1824 टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट स्टेट्स इन इंडिया? तो रामोसी कहाँ पर हुआ था? तो रामोसी आपका थर्ड महाराष्ट्र में हुआ था, और इसको लीड किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के जी ने इसको लीड किया था। ठीक है, बलवंत वासुदेव फड़के। ठीक है, बलवंत वासुदेव फड़के नाम होगा, ना कि वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दैट इज मैत्रक डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो मैत्रक वंश की स्थापना भारत के किस भाग में हुआ था? नदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न या फिर सदर्न? तो ध्यान रखना ये आपका मोस्टली वेस्टर्न साइड में बना था। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जिस समय यहाँ पर हर्षवर्धन या फिर वर्धन डायनेस्टी रूल कर रही थी, उसी टाइम यहाँ पे जहाँ एक टाइम पे वाकाटाका डायनेस्टी रूल कर रही थी गुप्ताज के टाइम पे। हमें पता है हर्षवर्धन जो है वो गुप्ता के बाद आए थे, तो ऐसे ही समझ लो कि यहाँ पर मैत्रक आए थे वाकाटाका के बाद। ठीक है, तो मैत्रक डायनेस्टी वॉज इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं एंड दैट इज हु बिल्ट सुदर्शन लेक इन जूनागढ़? तो जूनागढ़ में सुदर्शन लेक किसने बनवाया? ऑप्शन है आपके स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, पुष्यगुप्त या फिर भानुगुप्त। तो ये बनवाया था जूनागढ़ में पुष्यगुप्त वैश्य ने। ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य, इनको चंद्रगुप्त मौर्य ने दिशा निर्देश दिए थे। ठीक है, उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन बनवाया किसने था, या फिर बनाया किसने था? पुष्यगुप्त वैश्य ने। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही आंसर होगा। इसकी रिपेयरिंग का काम किसने किया था? हु रिपेयर्ड इट? जरा बताना, किसने इसको रिपेयर करवाया था? वल्लभी टाइप ऑफ नगर टेम्पल्स आर जनरली डैश इन शेप विद अ रूफ दैट राइजेज इनटू अ वॉल्टेड चैम्बर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर? तो सही आंसर होगा इसका रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में होते थे वल्लभी टाइप ऑफ नगर टेम्पल। अब हम नगर टेम्पल की अगर बात करें तो जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स होते हैं उनको हम नगर टेम्पल में रखते हैं, और इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे नगर टाइप में भी हमारा एक होता है वल्लभी टाइप। इसमें जो टेम्पल्स होते हैं वो जनरली रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। नगर की खासियत क्या होती है कि इसमें आपको नगर में आपको क्या नहीं देखने को मिलता है? गोपुरम देखने को नहीं मिलता, जो कि टॉल गेटवेज होते हैं। ठीक है, और जहाँ पर भगवान यानी कि जहाँ मेन श्राइन रखे होते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या बोलते हैं? गर्भगृह बोलते हैं। एंड जो आपका पिलर्ड हॉल होता है उसको हम मंडप के नाम से जानते हैं। सर बुक का रेट बहुत है, बुक का रेट यार देख लो। ठीक है तो उतना ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, और पीछे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे, हु रिपेयर्ड इट? तो रुद्र दमन। ठीक है, रुद्र दमन ने जो है इसको रिपेयर करवाया था। 16th वाले पे आते हैं। द होम रूल लीग मूवमेंट ऑफ बाल गंगाधर तिलक हैड इट्स बेस अक्रॉस कर्नाटक एंड महाराष्ट्र बट एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो होम रूल लीग मूवमेंट है ये 1916 में स्टार्ट हुआ था, 1916 में, और ये दो लोगों ने स्टार्ट किया था। एक तो बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि हम किस नाम से जानते हैं? लोकमान्य के नाम से जानते हैं। और उनके न्यूज़पेपर्स कौन कौन से थे ज़रा बताएंगे कमेंट में। तो एक तो उन्होंने स्टार्ट किया था और एक एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। जो एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था वो मद्रास प्रोविंस में स्टार्ट किया था, उनका हेडक्वार्टर था साउथ इंडिया में। लेकिन जो पहले स्टार्ट किया था वो तिलक जी ने स्टार्ट किया था, लेकिन जो ब्रांचेस ज़्यादा थी वो एनी बेसेंट जी की ब्रांचेस ज़्यादा थी। तो तिलक जी ने मराठा और केसरी करके दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, जिसमें कि मराठा जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था और जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था। बेस कहाँ पर था? कर्नाटक में और महाराष्ट्र में देखने को मिला, लेकिन क्या नहीं था? तो बॉम्बे नहीं था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ, बॉम्बे वॉज एक्सक्लूडेड। क्लियर है, और इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने बोला था? हु कॉल्ड हिम फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो ये बोला था किसने? वैलेंटाइन चिरोल ने। ठीक है, भारतीय अशांति के जनक। मुगल एम्परर बाबर वॉज अ डिवोटी ऑफ विच सूफी सिलसिला? किस सूफी सिलसिला का ये डिवोटी था जो बाबर था? तो ऑप्शन यहाँ पे नक्शबंदी, सुहरावादी, कादरी या फिर चिश्ती। चिश्ती का तो नहीं होगा, वो अकबर था। कादरी भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पर होगा नक्शबंदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाबर की अगर बात करेंगे तो इसका नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर।
ठीक है, ज़हीर करके याद कर लेना, ज़हीरुद्दीन करके इन शॉर्ट। 12 साल की उम्र में ये फरगना के थ्रोन पे बैठा था। इसने बैक टू बैक काफ़ी सारे बैटल्स लड़े इंडिया में, जैसे कि 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में, जिसको कि हम कैसे करके याद करते हैं कि बाबर ने सबसे पहले तो पानी पिया, फिर खाना खाया, है ना, उसके बाद ये इसने चंदा लिया और घर को चला गया। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विद इब्राहिम लोदी, और हार गया ये, मतलब जीत गया ये, मतलब जीते तो सारे ही था। बैटल ऑफ खानवा, मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, सिसोदिया डायनेस्टी के रूलर, उनको हराया। चंदेरी में मेदिनी राय को हराया और घाघरा वाले में अफगान्स को हराया था। तो ये सब ध्यान रखेंगे। बाबर का जो मकबरा है, बाबर को ध्यान रखना, पहले तो आगरा में भरी किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन उसके बाद इसको जो प्रेजेंट बरियल है वो काबुल में है, अफगानिस्तान में। बाबरनामा ये किसने लिखी थी? हु रोट दी बाबरनामा? बाबरनामा किसने लिखी थी? तो एक तो ध्यान रखना तुजुके बाबरी, ठीक है, तुजुके बाबरी है एक, ठीक है, तुजुके बाबरी है। देन इसको कन्वर्ट किया गया था, ये तो बाबर ने लिखा था, ठीक है, देन इसको कन्वर्ट किया गया था भाई जो अकबर के कोर्ट में था, अब्दुल रहीम खाने खाना, उसने इसको कन्वर्ट किया था बाबरनामा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डेटेड फोर्ट्स इन इंडिया एज फर्स्ट मेंशन इन अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉर्स रिकॉर्ड ब्रिंगिंग इट टू द 4th सेंचुरी BC? अब इसको इस तरह से भी थोड़ा सा, अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगेन PYQ सीरीज अगर आप किसी ने करी होगी तो उसमें हम लोग कर चुके हैं। तो कांगड़ा फोर्ट आंसर होगा, हिमाचल में। अब अगर आप नहीं कर सकते हैं तो खुद सोचेंगे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कब इन्वेड किया था इंडिया में। तो वही 326 BC के टाइम पे, 326 ईसा पूर्व में, जब उसने बैटल ऑफ हिडास्पीस का जो युद्ध लड़ा था झेलम नदी के किनारे, किसके खिलाफ? पोरस के खिलाफ, पोरस की सेनाओं के खिलाफ। और जीत तो उसी की हुई थी, लेकिन उसने पोरस को टेरिटरी वापस करके वह वापस चला गया था। तो खुद ही सोचिए कि वो झेलम के आसपास आया था, ठीक है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश तक तो नहीं आया होगा, या फिर राजस्थान वगैरह तक, तो थोड़ा सा इससे आप गेस कर सकते थे यहाँ पे। सुल्तान घरी टूम इज सिचुएटेड टू वेस्ट ऑफ द कुतुब इन दिल्ली, इज लाइक अ फोर्ट्रेस विद इन अ वॉल्ड एनक्लोजर विद बैशंस ऑन द कॉर्नर्स विद इट्स डैश ग्रेव चैम्बर अप अंडरग्राउंड। तो घरी, ये सुल्तान घरी कौन था? तो सुल्तान घरी एक्चुअल में इल्तुतमिश का जो बेटा था उसकी टूम थी है, जो कि बनवाई गई थी वहाँ पे, और ये ऑक्टागोनल शेप में। यहाँ पर पहले एक मंदिर था, उस मंदिर को टूम बना दिया गया, ठीक है, और उसमें आज भी कुछ हिंदू आते हैं टेम्पल, मतलब टेम्पल में वर्शिप करने के लिए, तो उस मंदिर को ही जो है मकबरा में तब्दील कर दिया गया, जो ऑक्टागोनल शेप का है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। ड्यूरिंग विच सेंचुरीज डिड सेवरल बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स एंड स्कॉलर्स ट्रेवल टू चाइना ऑन द हिस्टोरिक सिल्क रूट? किस टाइम पे जो है, ड्यूरिंग विच सेंचुरीज डिड सेवरल बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स एंड स्कॉलर्स ट्रेवल टू चाइना ऑन द हिस्टोरिक सिल्क रूट? तो हिस्टोरिक सिल्क रूट में किस टाइम पीरियड पे ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला था? तो ये आपको देखने को मिला था 1st, 2nd एंड 3rd सेंचुरी AD की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, 1st, 2nd एंड 3rd सेंचुरी AD। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 21 द फाउंडर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर हरिहर एंड बुक्का राया वर दी मिनिस्टर्स ऑफ। तो ये किसके मिनिस्टर्स थे? काम्पीली, कदम्ब, वेस्टर्न चालुक्य या फिर ईस्टर्न चालुक्य? ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो थे हरिहर बुक्का, ये आपके मिनिस्टर्स थे किसके? काम्पीली के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। हरिहर बुक्का ने ही आपका बनाया था, विजयनगर एम्पायर का फाउंडर थे, और इन्होंने ही संगम डायनेस्टी की फाउंडेशन को ले किया था। ठीक है, संगम डायनेस्टी, बिकॉज हमें पता है इसमें मल्टीपल डायनेस्टीज का रूल था, संगम, सुलभ, तुलुव, अराईवीडू। ठीक है, तो इसमें जो संगम डायनेस्टी थी उसके फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का। काम्पीली विल बी द करेक्ट आंसर, काम्पीली के ये मिनिस्टर्स हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखो है क्या कि ये जो ककातियास थे, वारंगल के जो ककातियास थे, उनके फ्यूडेटरी थे ये विजयनगर एम्पायर वाले। लेकिन पूछ रहा है हरिहर बुक्का इन स्पेसिफिक, इन पर्टिकुलर ये किसके मिनिस्टर्स थे? तो ये काम्पीली के मिनिस्टर्स हुआ करते थे ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत फाइनली एनेक्स्ड जौनपुर इनटू द एम्पायर ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो किसने जौनपुर को अपने अंडर में ले लिया था? तो जौनपुर को लिया था ऑप्शन नंबर 1 लोधी डायनेस्टी यहाँ पर सही आंसर होगा। अब जौनपुर जो है प्रिंस जौना के नाम पे पड़ा। ठीक है, प्रिंस जौना कौन? तो एक्चुअल में फिरोज शाह तुगलक ने सिटी को डेवलप किया किसके नाम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे। ठीक है, तो लोधी डायनेस्टी ने इसको अपने अंडर में फाइनली जो है एनेक्स कर लिया था। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है विच
बॉन्डिंग मटेरियल वॉज मेनली यूज टू जॉइन द स्टोन्स ऑफ ब्रिक्स ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। का जो ग्रेट बाथ था, द ग्रेट बाथ, ये कहाँ पर था आपका? मोहनजोदारो में था। अब ये हड़प्पा में नहीं था, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हो रही है, ना कि इन पर्टिकुलर हड़प्पा की बात हो रही है। तो ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार आपका विजयनगर में था। पूछ रहा है कि जैसे सीमेंट को आज हम यूज़ करते हैं ईंटों को जोड़ने के लिए, तो वैसे यहाँ पर किसका यूज़ किया गया था? तो जिप्सम मोर्टार का किया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, जिप्सम मोर्टार। हड़प्पा में ध्यान रखना, या अच्छा यहाँ तो खैर बात की बात हो रही है, लेकिन हड़प्पा की जो ग्रैनरीज थी वो हमें पता है कि 12 थी, ऐसे 6 इन ईच रो, 6 इस साइड 6 इस साइड। और इनमें क्या था? इनमें सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म था, ये चीज़ ध्यान रखना। इनमें कैसा ब्रिक प्लेटफॉर्म था? सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म देखने को मिला था। 24th, the village servants or functionaries who constituted of groups of families in Vijayanagar Empire were called as। तो विलेज सर्वेंट को क्या बोलते थे? वेल्लर नहीं बोलते थे। वेल्लर कौन होते थे? वेल्ले जो घूमते थे, यानी कि चोलास के टाइम पे जो लैंडलेस लेबरर्स हुआ करते थे, लैंडलेस लेबरर्स हुआ करते थे, उनको वेल्लर बोला जाता था। आयागार, ठीक है, अयंगर नहीं, ठीक है, आयागार बोला जाता था। नायक कौन होता था? मिलिट्री कमांडर। अमर नायक उससे भी बड़ा मतलब होता था, नायक से बड़ा। और ये काइंड ऑफ अमर नायक मिलिट्री कमांडर होता था। मिलिट्री कमांडर किसके टाइम पे? विजयनगर एम्पायर के टाइम पे ही हुआ करता था। ठीक है, कौन? अमर नायक सिस्टम चलता था, जो कि अमर नायक कौन होता था? मिलिट्री कमांडर होता था। उसको एक आर्मी की टुकड़ी, आर्मी की यूनिट मेंटेन करके रखनी होती थी, उसके एवज में उसको एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोविंस दे दिया जाता था। ठीक है, तो आयागर यहाँ पर सही आंसर होगा। कमेंट बताएंगे जो विजयनगर की जो कैपिटल थी, दैट इज़ विजयनगर एम्पायर की कैपिटल जो थी हम्पी, वो किस नदी के किनारे यानी किस रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड थी हम्पी आपकी? और विजयनगर एम्पायर का जो एंड है वो कैसे होता है? तो हम्पी की अगर बात करेंगे तो ये कृष्णा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, उसके बैंक्स में देखने को मिलती है। और इसका एंड होता है बैटल ऑफ तालीकोटा से, जिसको बैटल ऑफ राक्षसी एंड तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये कब हुआ था? 1565 में। 1556 में हुआ था आपका सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और 1565 में हुआ था बैटल ऑफ तांगड़ी, सॉरी तालीकोटा, जिसको राक्षसी तांगड़ी भी बोलते हैं। तांगड़ी करके कोई गाना भी आया क्या जिसमें अपना ये पृथ्वी शॉ नाचा था, जिसकी वजह से इसको आईपीएल में लिया भी है? नहीं क्या सुना है? तांगड़ी करके कुछ गाना आया है क्या? तालीकोटा, ठीक है। और इसमें किसने किसको हराया था? तो इसमें एक्चुअल में जो बहमानी किंगडम वाले थे उन्होंने हराया था। ठीक है, बहमानी किंगडम वालों ने हराया था विजयनगर वालों को। और आखिरी रूलर कौन था विजयनगर एम्पायर के, जरा बताएंगे? लास्ट रूलर, तो लास्ट रूलर वॉज श्रीरंगद थर्ड। ठीक है, ठीक है, कौन था? अली रामा राय भी हो सकता है, लेकिन अली रामा राय और श्रीरंग थर्ड दोनों ऑप्शन में होंगे, तो आप आंसर करेंगे श्रीरंगदी थर्ड। ऑलराइट, हाँ सर, यही मैंने भी यही सोचा, सेम इंटरव्यू देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, पता नहीं कौन सा गाना था, जो किसी को पता नहीं है। चलो अच्छी बात है, नहीं पता। इन धौलावीरा विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। तो धौलावीरा में यूज़ किया गया था स्टोन्स का, ऑप्शन नंबर सेकंड। कंस्ट्रक्शन ऑफ मेहरगढ़ फोर्ट ऑफ जोधपुर वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। तो जो मेहरानगढ़ का जो किला है, किसके टाइम पे इसका मतलब बनावट शुरू हुई थी? तो ये राव जोधा के टाइम पे शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर थर्ड। सवाई मान सिंह ने क्या बनाए थे? इन्होंने ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी। ऑब्जर्वेटरीज, टोटल कितनी ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी इन्होंने? जल्दी से बताइए, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। टोटल कितनी ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी इन्होंने? फा ही ना चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम बिगान इज जर्नी बैक होम फ्रॉम। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रॉम PYQ। ठीक है, अगर किसी ने PYQ सीरीज करी हुई आराम से कर सकते हैं। ये अगेन डिट्टो क्वेश्चन रिपीटेड है। ये बंगाल से अपनी जो है जर्नी शुरू करी थी। फा हीन की अगर बात करेंगे तो पहला चाइनीज़ ट्रैवलर था, जो किसके टाइम पे आया था? जो आया था चंद्रगुप्त दी सेकंड के टाइम पे। ठीक है, जो दूसरा चाइनीज़ ट्रैवलर था वो था ह्यून सांग, जिसको कि जुआन जांग के नाम से जानते हैं, और वह हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा चंद्रगुप्त दी सेकंड। ऑब्जर्वेटरीज़ की अगर बात करेंगे तो टोटल 5 ऑब्जर्वेटरीज़ बनवाई थी इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, अगला है द अर्ली वैदिक इकोनॉमी वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच एक्टिविटी। तो जब हम बात करते हैं वैदिक एज की, तो इस एज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को तो बोलते हैं अर्ली वैदिक, और एक को बोलते हैं लेटर वैदिक। जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड था, ये आपका था, देखो ये तो टोटल था 1500 से लेकर 750 BC। ये जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो 1500 से लेकर 1000 BC का टाइम पीरियड था। और जो लेटर वैदिक था वो 1000 से लेकर 750 BC। ये मेनली चरवाह थे, यानी पैस्टोरल कम्युनिटी थे।
ठीक है। और जो लेटर वाले थे वो मेनली एग्रीकल्चरल कम्युनिटी थे। अगर हम बात करें यहाँ पर आयरन कहाँ पर देखने को मिला था, तो आयरन जो है लेटर तक आया था, लेटर वैदिक एज तक। यहाँ पर आपको आयरन की डिस्कवरी हुई थी, इसीलिए इसको आयरन एज के नाम से जानते हैं। अघन्य किसको बोलते थे? वैदिक एज में अघन्य किस चीज़ को बोलते थे? ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। नेम द श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर। कौन सा श्रीलंकन टेक्स्ट है, श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ है जो हमें मौर्य समाज का विवरण देता है? तो परिशिष्ट पर्वन, अशोक वंदन, दीपवंश या फिर देवदान। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दीपवंश और महावंश करके दो टेक्स्ट हैं जहां से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। ठीक। अब यहाँ पर पहले बात कर लेते, तो अघन्य जो है काऊ को बोला जाता था, यानी कि जो गाय होती थी उसको अघन्य बोला जाता था। अगला है द कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूंस टूम वाज कंप्लीटेड बाय। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था? तो हुमायूं की अगर बात कर लें थोड़ी सी, तो हमें पता है कि 1526 में इनके जो हुमायूं के पप्पा थे बाबर, उन्होंने मुगल वंश की स्थापना करी थी। 1526 से 1530 तक रहे थे, युद्ध लड़ लड़ के चले गए थे वो। फिर 1530 से आए थे अपने हुमायूं। ठीक है। और हुमायूं 1539 तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन 1539 में जो है बैटल ऑफ क्या होती है, कन्नौज, सॉरी बैटल ऑफ चौसा। और 1540 में होती है बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बैटल ऑफ बिलीग्राम। ठीक है। तो पहले तो बैटल ऑफ चौसा होती है, देन 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बैटल ऑफ बिलीग्राम के नाम से भी जानते हैं। और इसकी वजह से यहाँ पर किसने हराया था इनको? शेर शाह सूरी ने, जो कि एक अफगान था, वो हराया इनको हुमायूं को। एंड ही फ्लेड बैक टू ईरान। ईरान में ये भाग गया, असाफिद जो डायनेस्टी थी वहाँ पर उसने इनको शरण दिया। देन ये वापस आए जब इनको पता चला शेर शाह सूरी की तो डेथ हो गई कलिंजर फोर्ट में। तो 1555 में ये वापस आए, एक साल के लिए रहे। देन लाइब्रेरी की जो सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स है, उससे गिर के इनकी डेथ हो गई। एंड देन उसके बाद 1556 में हमें पता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जहाँ अकबर ने हेमू के फोर्सेस को डिफीट किया। इनकी जो वाइफ थी कौन, बीगा बेगम, उन्होंने डेवलप किया था, उन्होंने कंप्लीट करवाया था द कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूं का जो टूम था उसको। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शंस आपके सामने, पढ़िए और आंसर दीजिए। करें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है आपसे, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर लें? नीचे से कर लें। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1854। बिल्कुल सही है। कॉटन मिल की अगर हम वैसे बात करें तो सबसे पहली मिल तो आई थी कहाँ पर? 1818 में आई थी कैलकाटा में। उसका नाम क्या था? एकदम से अभी दिमाग में आया फिर चला गया। फोर्ट ग्लॉस्टर। ठीक है, फोर्ट ग्लॉस्टर में आई थी 1818 में, फेल हो गई थी। 1854 में 54 में आई बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन। तो ये तो सही होगा आपका, क्लियर है। और 1855 में पहली जूट मिल आई थी, रिशरा एक्लैंड मिल था, रिशरा वेस्ट बंगाल में। सेल एंड ठीक है, ये जो देवांग कम्युनिटीज़ थी ऑफ साउथ इंडिया वर फेमस फॉर वेविंग। तो ये जो सेल या साले जो भी प्रोनाउंस करेंगे इसको, देवांग कम्युनिटी जो थी ये वेविंग के लिए फेमस थी। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन लेड टू द decline of Indian textile producers, and cotton clothes made in England had driven Indian clothes out of the market of Europe and America in the beginning of 20th century। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट आपका ये होगा। ठीक है, इनकरेक्ट आपका ये होगा, कॉटन क्लोथ्स मेड इन इंग्लैंड हैड ड्रिवन आउट इंडियन क्लोथ्स, ये आपका गलत होगा। ठीक है, पहला वाला सही है, द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, बिकॉज ये 20th सेंचुरी में नहीं, बल्कि अगर हम बात कर रहे हैं तो जो लेट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी उसी में ही ये जो है डिक्लाइन देखने को धीरे धीरे मिलने लगा था, कॉटन क्लोथ्स मेड इन इंग्लैंड। ठीक है, और ये मेनली जो है ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही गलत होगा आपका। 32 पे आते हैं। द आयरन एज साइट नेम्ड टेकवाड़ा इज लोकेटेड इन। तो जो टेकवाड़ा नामक का लौ युगीन स्थल का एक साइट है, कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सेकंड। आयरन एज का मतलब वही है जो अभी हमने देखा था, दैट मीन्स कि टाइम पीरियड बिटवीन आपका 1000 BC के बाद का जो टाइम पीरियड है, 1000 BC के टाइम पीरियड, जो हमने लेटर वैदिक एज में पढ़ा। ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन क्लोथ्स इन ब्रिटेन अ लॉ वॉज पास्ड टू बैन इंडियन क्लोथ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज दैट लॉ। तो कौन सा लॉ था जिसको पास किया गया था ब्रिटेन में, बिकॉज इंडियन क्लोथ्स की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही थी। थोड़ा तो
मतलब क्योंकि है होता ही है ना कि उस टाइम पे भले अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इफेक्ट था, लेकिन इंडियन जो क्लोथ्स हाथ से बने थे उनकी अलग ही वैल्यू थी, पॉपुलैरिटी थी, तो इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए कैलिको एक्ट एक पारित किया गया था साल 1720 में, 1720 में। कैलिको एक्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ। 34, हुआ अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ सतनामी मूवमेंट। तो सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया में किसने फाउंड किया था? तो ये फाउंड किया था गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ में ये काफ़ी फेमस है, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में इनके नाम पे टाइगर रिजर्व भी है। श्री नारायण गुरु की अगर बात करेंगे तो इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योजना, दैट इज़ SNDP मूवमेंट को चलाया था। ज्योतिराव फूले की अगर बात करेंगे, गार्डनर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी 1873 में, 1873 में। इन्होंने दो किताबें भी लिखी थी, एक तो गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्य धर्म। कमेंट बताएंगे हरिदास जो थे ये किसके गुरु थे? इनकरेक्ट कौन सा है रिलेटेड टू मैकोले? तो थॉमस बैबिंगटन मैकुले। हमें पता है देश का जो पहला लॉ कमीशन बना था उसका चेयरमैन था ये। देश का पहला लॉ कमीशन 1835 में बना था, 1833 के एक्ट के हिसाब से। लेकिन मैकुले क्या जाना जाता, अपने मैकुलेज मिनट के लिए जाना जाता था, जो 1835 में आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे आया था। इसने उस मैकुलेज मिनट में ये बोला था कि भाई इंडियन जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इन्फीरियर है टू इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज लोगों को सिखानी चाहिए और इससे ये हमारा कल्चर सीखेंगे और थोड़ा सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य बनेंगे, अभी असभ्य हैं, गंवार हैं। तो ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड गिविंग इंग्लिश एजुकेशन टू इंडियंस। यस, he believed that India is an uncivilized country which needs to be taught lessons of civilization. Yes, Macaulay was an Orientalist scholar. He considered Indian and Arab literature inferior to Western literature. ये सही है, ये कोई ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर नहीं था, यानी ये कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की नॉलेज थी, ऐसा कुछ नहीं था ये, ठीक है। इसने एक तरह से अपने मैकुलेज मिनट के थ्रू डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी कि अगर हम जो अमीर इंडियंस हैं उनको अगर ये चीज़ें सिखाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो वो जो इंग्लिश लैंग्वेज जो धीरे 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 नीचे के जो लोग हैं, नीचे का तबका है, वो भी सीखने लगेंगे। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। इस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को जो नेगेट करने का काम किया था, वो काम किया था वुड्स डिस्पैच ने। ध्यान रखना, इसने मना कर दिया था, किसने? वुड्स डिस्पैच ने। वुड्स डिस्पैच की जब हम बात करते हैं तो इसने बोला था कि नहीं, वर्नैकुलर यानी लोकल लैंग्वेज में ही बच्चों को पढ़ाओ। और ये कब आया था आपका? तो 1854 के टाइम पे आया था। इसको हम इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, भारतीय एजुकेशन का मैग्ना कार्टा। और ये जब आया था तो उस समय डलहौजी, ध्यान रखिएगा, कि गवर्नर जनरल हुआ करता था। डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था उस समय, ठीक है। वुड्स डिस्पैच। हु एक्सकेवेटेड द चीरा टोप स्तूपा एट तक्षशिला। तो तक्षशिला में जो चीरा टोप आपको ये स्तूपा देखने को मिलेगा, इसको किसने एक्सकेवेट किया था, किसने मतलब पता लगाया था? तो जेम्स मिल, प्रिंसेप, कनिंगम या फिर मार्शल। तो हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, आप गेस करने की कोशिश करना कि जब हड़प्पा और मोहनजोदारो की जब खुदाई हुई थी, जो जिस टाइम पे हुआ था ये 1921 में, तो उस टाइम पे यही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। और ये कौन थे? जॉन मार्शल। ये तो पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, इसलिए इनको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोलते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने जो क्या किया था, अशोकन एडिक्ट्स को जो है इन्होंने डिसाइफर किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। टू विच पोजीशन इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर डज दीवाने आला रेफर? दीवाने आला किसके तहत आता था? मुगल दीवाने आले का मतलब क्या था? फाइनेंस मिनिस्टर, कोर्ट राइटर, डिफेंस मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर? तो ध्यान रखना, दीवाने आला का मतलब है फाइनेंस मिनिस्टर। और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन हुआ करता था जो अकबर के नवरत्नों में एक था? टोडरमल था। टोडरमल कौन सा सिस्टम लेके आया था? उसको हम बोलते हैं जब्ती सिस्टम। जब्ती या फिर दाह साला सिस्टम, जिसमें 10 साल के बेसिस पे आपकी लैंड को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। वो 4 पार्ट क्या थे? पोलाज, परौती, चाचर और बंजर। पोलाज वो थी जिसको कभी खाली यानी कभी फैलो नहीं छोड़ा जाता था। परौती को 1 से 2 साल के लिए, इसको 3 से 4 साल के लिए, और इसको हमेशा के लिए। मनसबदारी सिस्टम कब लाया गया था भाई अकबर? मनसबदारी, जिसमें कि मनसब यानी कि रैंक अलॉट की जाती थी, ठीक है।
जिसमें कि मनसब यानी कि रैंक अलॉट की जाती थी कि भाई आपकी ये रैंक है, और वो किसके बेसिस पे होती थी आपकी रैंक? वो होती थी जेट और सवार के बेसिस पे, मेनली तो जेट, यानी कि आपने कितने आर्मी पर्सन्स को मेंटेन कर रखा है उसके बेसिस पे। ठीक है। 1836 में कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था? 1836 में हेस्टिंग्स बना था, कर्जन बना था, ऑकलैंड बना था, या फिर क्लाइव बना था? तो ध्यान रखना, बेंटिक के बाद आया था ऑकलैंड। इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो कोई हेस्टिंग भी नहीं होगा। कर्जन तो 1905 बंगाल पार्टीशन के लिए जाना जाता, तो इसको आप हटा सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव तो यार 1757 याद करो, बैटल ऑफ प्लेसी, इसी ने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था। 1765 में जो इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी वो इसी के टाइम पे हुई थी। तो ये दो ऑप्शंस तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, और अर्ल ऑफ ऑकलैंड सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1571 1571 अकबर ने ही बुलंद दरवाजा बनाया था 1575 में, आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। गुजरात में जब विक्ट्री हो गई, मिल गई थी अकबर को, तो उसके बाद बनवाया था बुलंद दरवाजा। और फतेहपुर सीकरी सिटी को स्टैब्लिश किया था क्योंकि उसके बेटा नहीं हो रहा था, तो शेख सलीम चिश्ती ने जब वो उनको बोला कि होगा, तो फिर जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। ऋषभ कुमार, चिमटू, बेंदला, सिमन, विभू भारद्वाज, योगेश, भूमिका, प्रतीक्षा शर्मा, स्टडी विद विक्की। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज पालकी गुंडू माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक आर लोकेटेड इन। पालकी गुंडू, तो पालकी गुंडू साउथ इंडिया का नाम है, महाराष्ट्र तो होगा नहीं। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक। अशोक के कितने मेजर रॉक एडिक्ट थे? कितने? यह माइनर की बात हो रही है, और सर ध्यान रखिएगा कि मेजर रॉक एडिक्ट कितने थे? 14। माइनर में यह ध्यान रखना होता है कि किस माइनर रॉक एडिक्ट में अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। हर जगह सिर्फ देवनामी पियादशी यानी कि बिलवर ऑफ गॉड का नाम लिखा होता है, लेकिन जो हमारे मस्की और जो गुज्जर, जो आपको कर्नाटक में ही देखने को मिलेंगे, इनमें देखने को मिला था नाम देवनामी पियादसी अशोक। तो पता चला कि अच्छा ये अशोक करके कोई रूलर थे, उनके ये रॉक एडिक्ट्स हैं। और मेजर कितने थे? 14, जिसमें पहले वाले में लिखा था क्या? पहले वाले में लिखा था कि मार काट एकदम निषेध है, कोई मारेगा काटेगा नहीं जानवरों वगैरह को। और दूसरा में क्या था कि फेस्टिव गैदरिंग नहीं करना है लोगों को। और जो 13वां वाला था उसमें क्या मेंशन था? 13वें वाले में कलिंग वॉर के बारे में मेंशन था। और कमेंट में आपको बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कोरोनेशन अशोक फॉट कलिंग वॉर, यानी कि अशोक का जब ताजपोशी हुआ था तो उसके कितने साल बाद उन्होंने कलिंग युद्ध को लड़ा? इन द ईयर 261 BC। तो ये 8 साल बाद इन्होंने लड़ा था, 8 ईयर्स आफ्टर हिज कोरोनेशन। चांद मीनार एट दौलताबाद इज अ 210 फीट हाई टेपरिंग टावर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टोरेज। तो ये चांद मीनार है दौलताबाद में, जो कि 210 फीट हाई टेपरिंग टावर है, इसमें कितने आपको माले देखने को मिलेंगे? तो 4 देखने को मिलेंगे। जरा बताना, कुतुब मीनार में कितने देखने को मिलेंगे स्टोरेज? हाउ मेनी स्टोरेज आर देन कुतुब मीनार बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने, जो उसका आखिरी माला है, बाद में बनवाया था उसको, जब वो बिजली की वजह से टूट गया था। अकबर्स फर्स्ट एक्सपेडिशन टुवर्ड्स डेक्कन वाज सेंट टू अहमदनगर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रिंस मुराद। अब धीरे धीरे जब इन्होंने नॉर्थ इंडिया कैप्चर कर लिया, तो इन्होंने धीरे धीरे अकबर ने स्टार्ट किया था साउथ इंडिया की तरफ भी जाना, और यहाँ पर भेजा गया था सबसे पहले बीरबल को नहीं, अब्दुल रहीम खाने खाना को। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना सही आंसर। यहाँ पर जो मैंने पीछे पूछा था वुड भी 5 स्टोरेज में जो है डिवाइडेड था। क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। राजा मान सिंह उन एक राजाओं में से थे, हिंदू रूलर्स में थे, जिनको कि बहुत बड़ी मनसब अलॉट करके रखी थी। सबसे छोटी जो मनसब थी, ध्यान रखना इस चीज़ को, 10 थी। ये भी पूछ सकता है आपसे, लीस्ट मनसब 10, और ये 1000 तक जाती थी। मान सिंह की ऐसे 1000 टाइप थी। ठीक है, हो, और जहांगीर की तो 10,000 थी। ध्यान रखना, जहांगीर की सबसे ज़्यादा थी, और जहांगीर से ज़्यादा किसी की मनसब नहीं थी। हु इज़ प्रॉपरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट? ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको बोलते हैं? उषा मेहता, जिन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो शुरू किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। मैडम भीखाजी कामा कौन थी? मैडम भीखाजी कामा वही थी जिन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ड में कब? स्टटगार्ड साल 1907 में, 1907, जिस साल सूरत स्प्लिट हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने झंडा फहराया था कहाँ पर जाके? जर्मनी के स्टटगार्ड में। और उस झंडे को वापस कौन लेके आया था? किसी को पता है? उस झंडे को वापस कौन लेके आया था? इंदुलाल याग्निक वापस लेके आए थे। सरोजनी नायडू को हम जानते हैं कि इन्होंने, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ अ कंट्री, शी वॉज द फर्स्ट
इंडियन वेमेन टू प्रोसीड दिस टू प्रिसाइड दिस सेशन ऑफ कांग्रेस। कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का सेशन हुआ था 1925 में, उसको उन्होंने प्रिसाइड किया था अरुणा आसफ अली, विच वॉज अगेन अ प्रोमिनेंट फिगर इन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। वो उनको हम ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? तो ये हम जानते हैं उन्हीं को जिन्होंने आपकी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी। हाँ ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी। ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। एंड रस्ट गोफ्तार इन्होंने शुरू किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था 1866 में। और ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, है ना, दादा भाई नौरोजी थे। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स वॉज द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी गिवन टू द विलेज हेडमैन रादर दैन द जमींदार। तो हमारे डिफरेंट तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स आते हैं, जिनको हम किस तरह से पढ़ते हैं, जिनको हम इस तरह से पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि बंगाल वाले प्रांत में, बंगाल वाले प्रोविंस के आसपास यहाँ पर लॉन्च हुआ था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी प्रथा शुरू हुई थी कब? 1793 में, 1793 में। किसने स्टार्ट किया था इसको? तो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था इसको, जिसमें कि जमींदार से टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। सनसेट क्लॉज इसमें हमें देखने को मिलता है कि अगर सनसेट होते होते पैसे ना डिपॉजिट किए तो फिर घर आके तुम्हें पिटाई करी जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा। देन उसके बाद जो है मद्रास प्रोविंस में रैयतवाड़ी प्रथा स्टार्ट होती है। रैयत का मतलब होता है पेजेंट, किसान। डायरेक्टली किसान से ही टैक्स कलेक्ट किया जाता था। इसको कौन लाया था? इसको लाए थे मुनरो और रीड। मुनरो और रीड लाए थे। कब लाए थे इसको? 1820 में लाए थे। और ये किस थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड था? इन विच थ्योरी ऑफ रेंट इट वॉज बेस्ड? और यहाँ पर आया था आपका NWFP, यानी कि जो पेशावर वाला क्षेत्र था और पंजाब वाला, यहाँ पर आया था आपका महाल वाली सिस्टम। महाल का मतलब होता है जिंदर महाल, है ना। तो महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी हेड मैन, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो हेड मैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप पैसा के डिपॉजिट करेंगे। एंड इट वॉज बेस्ड ऑन दी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, और ये कब आया था? महालवाड़ी 1822 में। और इसको कौन लेके आया था? या तो आपको ऑप्शन में होल्ट मैकेंजी दिखेगा, या फिर ऑप्शन में आपको विलियम बेंटिक दिखेगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिख सकता है। तो आंसर वुड बी महालवाड़ी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इक्तादारी मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश ने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको ख़त्म किया था। द फेमस किला ए कुन्हा मॉस्क ऑफ ओल्ड फोर्ट वॉज बिल्ट बाई। तो ओल्ड फोर्ट की इसको किसने बनवाया था? शेर शाह, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और हुमायूं। खिलजी ज़्यादा चीज़ें बनवाने में विश्वास करता नहीं था, इसने अलाई दरवाज़ा तो बनवाया था कुतुब मीनार का बस। अकबर हमने देखा था फतेहपुर सीकरी बनाया, बुलंद दरवाज़ा बनवाया, और भी बहुत सारी चीज़ें इसने बनवाई थी, जैसे कि इसने एक पंचमहल करके भी बनवाया था। ठीक है, आई थिंक उस पर क्वेश्चन भी आया था, शायद होगा आगे, अगर आया होगा तो ये सारी चीज़ें इसने बनवाई थी। आंसर होगा यहाँ पे शेर शाह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इसका ओरिजिनल नेम क्या था? फरीद खान था। ठीक है, और इसने ही जो GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसको बनवाया था, जो हमारा NH1 है, नेशनल हाईवे नंबर 1। और इन GT रोड के बीच में लोगों को ठहरने के लिए जो इसने जगह बनाई थी, उनको सराई के नाम से जानते हैं। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसने अडॉप्ट किया था? इसका जो प्रशासन है दैट वाज अडॉप्टेड बाय अकबर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा, वन ऑफ द साइट्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से एक हड़प्पा स्वतंत्रता पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया गया था? पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध या फिर उत्तर प्रदेश वाली प्रोविंस से पाया गया था। तो हड़प्पा जो है आपकी पंजाब प्रांत में आता है। सबसे पहले 1921 में फाउंड किया गया था। बाई हुम? बाई दयाराम साहनी ने इसको फाउंड किया था। किस नदी के किनारे ये देखने को मिलता है? तो ये हमें रावी नदी के तट पे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक डैश वॉज बाल गंगाधर तिलक डिस्क्राइब डैश एज अ डायमंड ऑफ इंडिया। किसको डायमंड बोला था इंडिया को? तो ये जो गांधी जी के और जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनको बोला गया था। 1905 में इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? 1905 में इन्होंने किस चीज़ को स्टैब्लिश किया था? अंबेडकर जी की अगर बात करेंगे तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, चाहे आप पॉलिटी उठा लो चाहे हिस्ट्री उठा लो। 1927 में इन्होंने 1927 में महासत्याग्रह को लीड किया। 1930, 31, 32 में तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। 1932 में गांधी जो पूना पैक्ट हुआ था वो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। वेटिंग फॉर अ वीज़ा इनकी ऑटोबायोग्राफी है। एनिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड इस धम्मा इनकी कुछ किताब के नाम है। और
महासत्याग्रह मैंने बता दिया, ये 1927 में नासिक से शुरू किया था, जो एक काला राम मंदिर है वहाँ से। कहाँ से शुरू किया था? काला राम मंदिर से। और इन्होंने किस आर्टिकल को जरा बताएंगे? हार्ट एंड सोल बोला था। और 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापित की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है सर, गांधी जी को क्यों छोड़ दिया? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। मोतीलाल नेहरू की अगर बात करेंगे तो जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, उसके चेयरमैन यही थे, जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। सी आर दास के साथ मिल के इन्होंने किस पार्टी को लॉन्च किया था? स्वराज पार्टी या फिर ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी 1923 में। वो पहले प्रेसिडेंट थे और ये सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। गांधी जी के तो कहने ही क्या है। गांधी जी तो बैक टू बैक 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं इंडिया, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, उसी दिन हम देन गोखले जी की एडवाइस पे, जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, ये भारत का पूरा भ्रमण करते हैं। उसके बाद बैक टू बैक 3 मूवमेंट लॉन्च करते हैं, फिर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद 1918 और खेड़ा 1918। दोनों 1918 में। तो चंपारण में 1917 में हुआ था, वो तिनकठिया सिस्टम के विरोध में था, जिसमें कि लोगों को 3/20 पार्ट ऑफ लैंड में फोर्सफुली इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए बोला जा रहा था, यानी कि नील की खेती करने के लिए बोला जा रहा था। लेकिन वहाँ पर राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को इनवाइट किया कि कृपया कृपया करके यहाँ पर आइए और चीज़ों को संभालिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद तो हमें पता है कि इन्होंने जो रॉलेट सत्याग्रह है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, वो किया 1919 में। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया 1920 में। उसके बाद जेल चले गए 1922 में। देन उसके बाद जब वापस आते हैं तो उसके बाद CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं 1930 में, है ना, दांडी मार्च के साथ 12 मार्च को, और 6 अप्रैल तक चलता है वो। देन फाइनल, और जो फाइनल था आपका, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, है ना। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वॉज फाउंडेड बाय शिव प्रसाद गुप्ता एंड भगवान दास। किस साल में ये जो है बनाया गया था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ? तो ये होगा आपका 1921 में, 1921 में। अब याद कैसे रखेंगे सर? तो एक्चुअल में जब ये 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन लॉन्च होता है, तो क्या हो रहा था यहाँ पर हो रहा था बॉयकॉट। बॉयकॉट हो रहा था चीज़ों का, कि हम काउंसिल्स में नहीं जाएंगे और हर चीज़ का जो ब्रिटिशर्स की चीज़ें बॉयकॉट करेंगे। देन आपको पता है कि 1922 में, 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड होता है। गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, उनको जेल होती है। इसके बाद कांग्रेस 2 फैक्शन में बढ़ जाती है। एक तो वो जो बोल रहे थे कि नहीं कुछ चेंज करो, तो वो प्रो चेंजर्स कहलाए। इन्होंने अपनी स्वराज पार्टी बना ली, जिसको ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी बोलते हैं, ये 1923 में। और एक ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे नो चेंजर्स, यानी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। क्या चल रहा था? बॉयकॉट एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। कंस्ट्रक्टिव वर्क में जहाँ पर जो है इंडिजिनस स्कूल्स और कॉलेजेस डेवलप किए जा रहे थे, यानी कि बच्चों को, है ना, युवाओं को स्कूल और कॉलेज में जाने के लिए, दाखिला लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए विदेशी स्कूल कॉलेजेस का सहारा ना लेना पड़े। तो ये इसलिए विद्यापीठ इस तरह से बनाए जा रहे थे उस टाइम पे। तो इट वाज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क। इज दैट क्लियर? अगला है 48। इन विच ईयर वॉज द माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट फॉर्मली लॉन्च्ड इन इंडिया एज अ पायलट बेसिस? तो माइक्रो फाइनेंस, ये तो खैर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर 1992 होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 49। मैच द आर्मी ऑफिसर्स ऑफ द मॉडर्न एम्पायर इन कॉलम ए विद द कॉलम बी। सेनापति, अच्छा सैलरी से मैच करना है। अध्यक्ष, मुख्य, नायक। तो सबसे ज़्यादा तो सेनापति की होगी, है ना, सेनापति की होगी ना सबसे ज़्यादा। तो यानी ए का तो सबसे ज़्यादा 48,000 है ना, तो ए का फोर्थ होगा। ए का फोर्थ होगा तो अपने आप ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, सेनापति सबसे बड़ा होता था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पोर्चुगीज ट्रैवलर्स विजिटेड द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय केडीआर? तो कृष्णदेव राय की अगर बात करें तो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इन्होंने अपनी मदर नगाल पुरम, मदर के नाम पे एक नगालपुरम नाम की एक सिटी को स्टैब्लिश किया था। एक सिटी इन्होंने शहर का बनाया था। और इनके टाइम पे 2 पोर्चुगीज ट्रैवलर आए थे, एक तो डोमिंगो पीस और दूसरा आया था दुअर्ते बारबोसा। निकोलो दी कॉन्टी की अगर बात करेंगे तो ये देवराया फर्स्ट के टाइम पे आया था। देवराय सेकंड के टाइम पे अब्दुल रज़ाक आया था, जो पर्शियन ट्रैवलर था। और कमेंट करके बताएंगे कि फर्नाओ नूनीज, जो कि इटालियन ट्रैवलर था, ये किसके टाइम पे आया था? सॉरी, इटालियन ट्रैवलर तो कॉन्टी था, फर्नाओ नूनीज पोर्चुगीज़ ही था। फर्नाओ नूनीज आया था आपका अच्युत देवराय के टाइम पे। ठीक है, कृष्ण देव राय की अगर बात करेंगे तो जैसे ने बताया नगालपुरम इन्होंने सिटी स्टैब्लिश करी थी अपनी मदर के नेम पे। और कृष्ण देव राय के बारे में ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इनके जो टाइटल थे वो थे आंध्र भोज,
आंध्र भोज और यवन राजप्रिया। यवन का मतलब होता है ग्रीक्स। यवन राजप्रिया, इन्होंने एक तेलुगु में एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था जरा बताएंगे? तो उस बुक का नाम था अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा। और संस्कृत में भी लिखी थी एक जाम्बवती कल्याणम। अगला है आमेर फोर्ट। तो पहले तो ये बताओ 50 में कितने सही हुए आपके? ट्रैक कर रहोगे ना आप लोग कि कितने क्या सही हुए? तो 50 में कितने आपके सही हुए, जल्दी से बताइए। नहीं कर रहे हो? कहे नहीं कर रहे हो भाई? बस ऐसे ही चल रहा है क्या? सब आराम आराम से करते रहो। चलिए। 42, 45 प्रथम, 35 शिवांश, ओके, 35 ऋषभ कुमार। चलो। तो आमेर फोर्ट वॉज बिल्ट विद रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल बाई विच रूलर? तो आमेर फोर्ट जो है बनवाया था राजा मान सिंह वन ने, ठीक है, जो अम्बेर के राजा थे। और अभी हमने देखा था कि जो राजा मान सिंह वन थे वो अकबर के अंडर में सर्व कर रहे थे, है ना? काफ़ी अच्छी खासी मनसब इनको मिल रखी थी। आमेर का पड़ता कहाँ पर? ही आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। आमेर, या फिर इसी को अम्बेर भी बोलते हैं। आमेर या फिर अम्बेर कोई अलग अलग नहीं होता है। यहीं पे रूल कर रहे थे राजा मान सिंह वन। ये आपका राजस्थान में पड़ती है जगह। अगला क्वेश्चन है 52। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया रोट अबाउट द प्रेडिकामेंट ऑफ इंडियन वेवर्स? The bones of the cotton weavers, bones of the cotton weavers are scattered on the plains of India. तो किसने ये बात जो है कही थी, जो कपास बुनकर थे? जॉन शोर, एमरेस्ट, विलियम बेंटिक या फिर मिंटो? तो ये बात कही थी विलियम बेंटिक, जो कि पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, पता है ना आपको? ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वैसे कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछे कि हु इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, तो जॉन शोर ने शुरू करी थी कि हम इंडियन रूलर्स के अंदर अंतरिक्ष जो मतलब उनके अंदर के मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। अगर पूछ ले, वैसे तो कभी पूछा तो नहीं है। इज़ नॉट एसोसिएटेड विद आयरन एज इन इंडिया? इनमें से कौन सा आयरन एज से एसोसिएटेड नहीं है? स्मेल्टिंग, पेंटेड ग्रेवेयर, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर या फिर मेहरौली आयरन पिलर? तो आयरन एज में, मैंने आयरन एज का मतलब वही लेटर वैदिक एज। तो भाई स्मेल्टिंग भी करेंगे आयरन की, ठीक है, आयरन ओर की। पेंटेड ग्रे वेयर वो होता था, यानी कि जो पॉटरी होती थी वो पेंटेड ग्रे वेयर, या फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होती थी। मेहरौली जो आयरन पिलर है, ये तो भाई हमारे जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उनसे एसोसिएटेड थे। और इनकी इनकी बेटी का नाम क्या था जिनकी शादी करवाई गई थी वकटाका डायनेस्टी के रूलर रुद्रदमन द सेकंड के साथ? क्या नाम था उनका? तो प्रभावती गुप्ता इनकी बेटी का नाम था जिनकी शादी हुई थी। इनका टाइटल क्या था? विक्रमादित्य टाइटल इन्होंने लिया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइटल था महाराजा धीराज, इनका था विक्रमादित्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 54th। वेन डिड, और इन्हीं के टाइम पे ही इन्होंने ही शाकास को ख़त्म किया था, शाकास को उखाड़ फेंका था वकाटाका की हेल्प से। बिकॉज जब रुद्रदमन की डेथ हो गई तो ऑब्वियस सी बात है इनडायरेक्ट कंट्रोल इन्हीं के हाथ में चला गया था, बिकॉज इनकी बेटी वहाँ की रूलर बन गई थी उसके बाद, इसलिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज वेन डिड बिंदुसार असेंडेड द मॉडर्न थ्रोन? तो मॉडर्न थ्रोन पे चंद्रगुप्त टू प्रभावती बदला लेगा भाभी जी का 26। वेन डिड बिंदुसारा असेंडेड द मौर्यन थ्रो? तो बिंदुसारा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, इन्होंने आजीविका सेक्ट को अपनाया था। आजीविका सेक्ट वो सेक्ट था जो मखाली गौसल ने फाउंड किया था, जो महावीर के साथ गृह त्याग करके गए थे, लेकिन वो उन्होंने अपना अलग सेक्ट बना लिया था। तो इसका सही आंसर होगा 297 BC। और इन्हीं के बेटे कौन थे? अशोक, हम सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आंसर होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जो पूछा जाता है आपसे, एंड दैट इज़ कि किसने वाइन डिस्टिलर मंगाया, ठीक है, किसने फिलोसोफर और मंगाया किससे? एंटियोकस वन ऑफ सीरिया से। जो एंटियोकस वन थे सीरिया के, उनसे किसने मंगवाया था? तो इट वॉज बिंदुसार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। द ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फाउंडेड इन
लखनऊ इन अप्रैल डैश विद स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो कब बनी थी? तो 1936 से बनी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, 1936 में बनी थी। और कमेंट में बताइएगा कि 1934 में कौन सी पार्टी बनी थी 1934 के टाइम पे। तो ध्यान रखना यहाँ पर बनी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये इसको किसने बनाया था? आचार्य नारायण देव। ठीक है, आचार्य नारायण देव। हिस्ट्री की क्लास कब से होंगी? 3.0 में श्रेया शर्मा। हिस्ट्री की क्लासेस होंगी 1 जनवरी से। इसके बाद केमिस्ट्री ख़त्म कर लेंगे और 1 जनवरी से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आचार्य नारायण देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, इन सब ने जो है फाउंड किया था इसको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द स्टेट ऑफ गोलकोंडा फाइनली एनेक्स्ड इनटू द मुगल? तो गोलकोंडा, बीजापुर, इन सब को एनेक्स करने का काम औरंगजेब के टाइम पे हुआ था। और ये हुआ था, बीजापुर हुआ था 1686 में 1686 में, और गोलकोंडा 1687 में। यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? कुतुब शाही डायनेस्टी रूल कर रही थी। ये चीज़ आपको पता होगा, जो अभी हमने यहाँ पर बहमानी किंगडम के बारे में पढ़ा ऊपर। तो ये 5 किंगडम से बट गया था। 5 किंगडम्स कौन कौन से थे जिनमें बटा था? बेरार, बिदर, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर। तो अहमदनगर में ही सबसे पहले एनेक्सेशन स्टार्ट हुआ था, याद करो। ठीक है, अकबर ने भेजा था अब्दुर्रहीम खाना को। ठीक है, और बीजापुर जो गोलकोंडा को ही सबसे लास्ट में एनेक्स हुए थे, और औरंगजेब ने किया था इनको। कुतुब शाही डायनेस्टी का यहाँ पर रूल था। गोलकोंडा फोर्ट अगर आप याद करो। और कुतुब शाह, जो कुली कुतुब शाह था, उसी ने ही 4 मीनार बनवाया था हैदराबाद में। जो 4 मीनार है हैदराबाद में, उसको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज हु वॉज arrested in Lahore conspiracy case by the British government of India was martyred in a hunger strike of 63 days in jail? 63 दिन की जो भूख हड़ताल करी थी उसमें इनकी डेथ हो गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, जतेंद्र नाथ दास, प्रफुल्ल चाकी या फिर रास बिहारी बोस। तो अभी मैंने बताया था प्रफुल्ल चाकी और खुर्दीराम बोस जो थे वो 1908 में जो मानिक टोला बम कंस्पिरेसी केस होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि प्रफुल्ल चाकी अपना फांसी लगा लेते हैं, खुर्दीराम बोस जी की मतलब हत्या कर दी जाती है। बट सही आंसर यहाँ पर जतेंद्र नाथ दास होगा। एक्चुअल में जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है कोई और नहीं बल्कि जो 1929 में, अगर आपको याद हो, सॉन्डर्स की हत्या, उस वही है लाहौर कॉन्स्पिरेसी, जिसमें कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई थी। तो जेल में बेकार कंडीशंस को लेके ये फास्ट एंड टू डेथ में चले गए थे जतेंद्र नाथ दास। और 63 दिन आप समझिए 2 महीने से भी ज़्यादा जो है इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी जतेंद्र नाथ दास जी की। तो अगला क्वेश्चन है वेर, और इनको जो है उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको बोला था मॉडर्न इंडिया का दधीच। दधीच आपने सुना, मतलब पढ़ा होगा अपने स्कूल में अपनी स्टोरी, कि उन्होंने असुरों का वध करने के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया था, तो उस हड्डियों से देवताओं ने अस्त्र बनाया था। तो उसी तरह से तो वेयर वॉज दी HSRA एस्टैब्लिश्ड इन द 1928? तो हमें पता है कि HRA एक पार्टी बनती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में। और इसको कौन बनाता है और ये बनती कहाँ पर? ये कानपुर में बनती है। ठीक है, इसके मेन जो फाउंडर थे वो वॉज सचिन सान्याल, और भी थे जैसे रोशन सिंह। ठीक है, सचिन सान्याल, रोशन सिंह। ठीक है, फिर इसके बाद 4 साल बाद जो है, क्योंकि इसमें होता यह है कि 1925 में एक काकोरी ट्रेन इंसिडेंट होता है। ठीक है, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट होता है 1925 में, और देन HSRA बनती है। इन लोगों को किसी की को मार दिया जाता है, किसी को जेल में डाल दिया जाता है, और कुछ लोग यहाँ से एस्केप कर लेते हैं। तो HSRA बनती है 1928 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कहाँ पर? दिल्ली की फिरोजशाह कोटला में। बनाता कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, अगला, और इन्होंने क्या किया था 1928 में? तो एक पहली बात तो ध्यान रखना, 1928 में ही CLA दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त रिस्पॉन्सिबल उसमें माने गए थे। बट उन्होंने किसी को हार्म करने के लिए उसको नहीं फेंका था। टू मेक द डेफ हेयर, जो बहरे हो गए अंग्रेज हैं उनको सुनाई पड़े, इसलिए मारा था बम। और 1929 में सॉन्डर्स की हत्या करी थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास्ड? ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। जैसे विडो मैरिज एक्ट पास किया गया था 1856 में, उसी तरह 1929 में, 1929 में, जिस साल ये हमारा सॉन्डर्स की हत्या और उसी साल जतेंद्र नाथ दास जी की भी डेथ होती है, तो उसी साल ही ध्यान रखो कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट को पास किया गया था। एपिक पोएम सावित्री डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑथर एज अ लेजेंड एंड अ सिंबल वॉज रिटन बाय? तो ये सावित्री किसके द्वारा लिखी गई थी? इट वॉज रिटन बाय अरबिंदो घोष, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इनके बारे में भी और अंबेडकर जी के बारे में भी।
ठीक है, कमेंट बताइए कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे वो कब बनी थी, किस दिन बनी थी, जरा बताएंगे। द लास्ट चालुक्यन किंग डिफीटेड बाई राष्ट्रकूट किंग दंतेदुर्ग वॉज। तो राष्ट्रकूटक रूलर डायनेस्टी के फाउंडर थे दंतेदुर्ग, और उन्होंने कैसे फाउंड करी थी डायनेस्टी को, एक्चुअल में चालुक्या जो लेटर चालुक्यास थे उनके फ्यूडेटरी थे, ये सामंत थे। और उन्होंने हरा दिया था कीर्तिवर्मन दी सेकंड को, ऑप्शन नंबर थर्ड को। और हराने के बाद इन्होंने, ध्यान रखना, हिरण्यगर्भ करके एक सेरेमनी होती है उसको परफॉर्म किया था। काइंड ऑफ यज्ञ टाइप होता है, हिरण्यगर्भ उसको बोलते हैं। और यहाँ पर जो मैंने सवाल पूछा था अम्बेडकर जी ने, तो इन 29 अगस्त जो है 1947 को वो बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चालुक्य की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो चालुक्य की अगर बात करें तो चालुक्य एम्पायर पूरा 3 भागों में विभाजित था। जैसे पहला वाला जो पार्ट था वो, उनको हम बोलते हैं अर्ली चालुक्याज या फिर चालुक्याज ऑफ बादामी। जो चालुक्याज ऑफ बादामी थी, इनकी कैपिटल क्या थी, वातापी। इनकी कैपिटल हुआ करती थी वातापी। देन यहाँ पर आए आपके ईस्टर्न चालुक्यास, जिनकी कैपिटल हुआ करती थी वेंगी। इनको बोला गया ईस्टर्न चालुक्यास। इसके बाद जो चालुक्यास ऑफ वातापी या चालुक्यास ऑफ बादामी थे, इन्हीं की जगह जब ये सिकुड़ जाते हैं या फिर ये खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे इन्हीं की जगह फिर से चालुक्यास का एक तरह से बोल सकते हैं री एमर्जेंस होता है, और उनको हम लेटर चालुक्यास के नाम से जानते हैं। और इनकी जो कैपिटल थी वो कल्याणी थी। ठीक है, इनकी कैपिटल थी कल्याणी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। पुलाकेसिन टू की जब हम बात करते हैं, चलो अभी हम आगे डिस्कशन कर लेंगे इन पे भी। पुलाकेसिन टू चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फिगर थे जिन्होंने काफ़ी सारे लोगों को हराया और फिर फाइनली जाके खुद हार गए। इनकरेक्ट कौन सा है, 1833 का जो चार्टर एक्ट है वॉज चेंज्ड हैज़ चेंज्ड द डिजाइनेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में डिजाइनेशन चेंज कर दिया 1833 के चार्टर एक्ट में। ये बिल्कुल सही आंसर है। और विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ये, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। जिस तरह से 1773 का जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स थे उनको मैनेज करने के लिए इसी एक्ट को पास किया गया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके थ्रू गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था वॉरेन हेस्टिंग, जिसने कि हमें पता है कि बंगाल से डुअल गवर्नमेंट खत्म करी थी 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने, पता ही हमें बात। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पूछा है इनकरेक्ट, आंसर होगा नीदर ए नॉर बी, लेकिन एसएससी ने माना, एमटीएस ने बोथ एंड बी, जो कि गलत है। मैंने चैलेंज करने के लिए तो बोला ही है, और ऑब्वियस बात इसमें मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। और 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसको सेंट हेलिना एक्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसी के थ्रू ही जो हमारा पहला लॉ कमीशन है उसको स्टैब्लिश किया गया था 1813, और इसी के थ्रू ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी इसके सारे कॉमर्शियल फंक्शंस को ख़त्म कर दिया गया था, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी ये। 1833 का जो पहले इसे चार्टर एक्ट आया था, उसने क्या किया था, उसने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था जो कॉमर्शियल अफेयर्स हैं, बट एक्सेप्शंस थे दो, ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी, और उनको भी ख़त्म कर दिया गया था 1833 में। 1813 वाले ने 1 लाख रुपए जो है एजुकेशन में, इंडियन एजुकेशन में खर्च करने के लिए अलग किए थे, और यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया था कि जाके क्रिश्चियनिटी का प्रमोट करिए आप इंडिया में। किस लिए करी वो आपको ही पता है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कि जो हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट है 1909 का, उसको हम किस नाम से जानते हैं और ये किस लिए फेमस है। हाउ मैनी पिलर एडिक्ट्स और मेजर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर फाउंड। तो अगर हम पिलर एडिक्ट की बात करें तो 7 पाए गए थे। जब हम बात करते हैं 7 पिलर एडिक्ट पाए गए थे, दैट डजंट मीन कि 7 खंबे पाए गए थे, 7 पिलर पाए गए थे। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो पिलर्स थे उसमें 7 लाइनें थी, हर पिलर में नहीं, लेकिन मैक्सिमम 7 लाइनें पाई गई थी, और जो मैक्सिमम पाई गई थी वो दिल्ली टोपरा का जो पिलर एडिक्ट था उसमें। इसी तरह हम पढ़ते हैं मेजर रॉक एडिक्ट। तो रॉक एडिक्ट मेजर कितने थे, पीछे बताया था 14 थे, और उसको किसने डिसाइफर किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। इसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स तो बोलते हैं साथ साथ, इसने जो है सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन लेके आया था, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आया था ये। और ठीक है,
तो 19 और इसने क्या किया था, काउंसिल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया था, ठीक है, काउंसिल की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया था, ये ध्यान रखना है। और 1919 वाले ने भी काउंसिल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया था। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टैग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। इसने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो प्रथा है इसको और एक्सटेंड किया, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन इनको भी प्रोवाइड किया था। इसने क्या लाया था, इसने ध्यान रखना है, डायरकी लाया था, इसने द्वैध शासन लाया था। कहाँ पर लाया था ये, प्रोविंसेस में लाया था। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया था सेंटर में। और इस डायरकी को प्रोविंसेस से ख़त्म करके उसको ऑटोनॉमी किसने दे दी थी, स्वायत्ता किसने दी दी थी, वो दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने, 1935 का जो अधिनियम था, जिससे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन का अपना स्ट्रक्चरल पार्ट लिया है। इसको क्या बोलते हैं, मॉन्टैग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स। द सिस्टर ऑफ हर्षवर्धन राजश्री वॉज मैरिड टू डैश द किंग ऑफ मौखरी डायनेस्टी ऑफ कन्नकबुज। तो किससे शादी हुई थी, जो सिस्टर थी हर्षवर्धन राजश्री उनकी, तो ये शादी हुई थी। ये भी हम लोग मल्टीपल टाइम्स किया है हम लोगों ने, अगर आपने पहले मुझसे पढ़ा होगा तो मल्टीपल टाइम्स ये हम लोगों ने किया है। आंसर इसका होगा ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन कहाँ के रूलर थे, मौखरी डायनेस्टी के रूलर थे ये। ही वॉज अ रूलर ऑफ मौखरी डायनेस्टी। ईशान वर्मन भी थे, ग्रहवर्मन से पहले ईशान वर्मन थे, और इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा धीराज का, ठीक है, महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखनी है। राजश्री की जब शादी हुई थी तो आपको भी पता है सब, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बवंडर मच गया था। गौड़ यहाँ पर एक प्रोविंस थी, ठीक है, गौड़ प्रोविंस के राजा थे शशांक, उनकी बनती नहीं थी किससे, मौखरी के ग्रहवर्मन से। मौखरी डायनेस्टी यहाँ पर रूल कर रही थी, कन्नौज इनकी उस समय कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। तो मतलब हर्षवर्धन की बाद में कन्नौज बनती, पहले इन्हीं लोगों की थी, ठीक है। तो इन लोगों की बनती नहीं थी, तो शशांक ने जो है एक रूलर के साथ, इन लोकल रूलर थे, तो उनके साथ मिलकर इनकी हत्या करवा दी, किसकी, ग्रहवर्मन की। देन राजश्री इधर उधर भटक भटक के घूम रही थी। देन उसके बाद जो है इनके भाई थे, हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे, उनका नाम था राज्यवर्धन, इनके फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन। तो राज्यवर्धन, पहले इन लोगों की कैपिटल हुआ करती थी, ध्यान रखना ये पुष्यभूति डायनेस्टी से थे, और इनकी पहले कैपिटल हुआ करती थी थानेसर, प्रेजेंट डे हरियाणा में। तो ये इनकी पहले कैपिटल हुआ करती थी। प्रभाकर वर्धन इनके बेटे मतलब फादर थे, दो बेटे थे उनके, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, बेटी थी राजश्री। तो राजवर्धन को भी इन लोगों ने फिर क्या किया, मार डाला। और फिर उसके बाद हर्षवर्धन ने जो है सबका बदला लिया, ठीक है, बाप का, भाई का, बहन का, सबका बदला लेगा तेरा हर्षवर्धन, इस तरह से, ठीक है, आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है, ग्रहवर्मन। क्लियर है। हर्षवर्धन की अगर बात करें तो ये ध्यान रखना है, इनकी कुछ किताबें हैं जैसे कि रत्नावली और प्रियदर्शिका, लेकिन इनकी जो बायोग्राफी है दैट इज़ हर्ष चरित्र, वो किसने लिखी है, बाण भट्ट, जो इनके कोर्ट पोएट हैं उन्होंने लिखी है। 606 से लेकर 647 एडी तक इनका रूल रहता है, इनका शासन रहता है। और हर्षवर्धन को किसने हराया था, हर्षवर्धन को हराया था, ध्यान रखना, यहाँ पर नर्मदा रिवर के बैंक्स पर आया था पुलाकेशिन टू ने, ठीक है, जो चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे। ही डिफीटेड, पुलाकेशिन टू डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। और इसके बाद इन्होंने टाइटल लिया था दक्षिण पतेश्वर का, दैट इज रूलर ऑफ द साउथ, इन्होंने टाइटल लिया था। और उसके बाद साउथ इंडिया का जो एक्सपेडिशन का जो एक तरह से ख्वाब था हर्षवर्धन का, वो पूरा नहीं हो पाया। हु डिस्कवर्ड द भरूच स्तूपा, भरूच स्तूपा की खोज किसने करी थी, जेम्स टोड। और एक चीज़, इन्हीं के जाने के बाद ही, यहाँ कन्नौज थी ना इनकी कैपिटल, तो इन्हीं के जाने के बाद ही ध्यान रखना रफली 790 एडी, अब इनका तो मैंने बताया 606 से लेकर 647 एडी, आप ऐसे समझ लो कि रफली 150 साल बाद 790 एडी के टाइम पे यहाँ पर क्या होता है, कन्नौज के लिए एक स्ट्रगल होता है, जिसको कन्नौज या फिर कन्यक बुज स्ट्रगल के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं, त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। त्रिपक्षीय इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी। साउथ इंडिया के राष्ट्रकूट थे, गुर्जर प्रतिहार ऑफ वेस्ट इंडिया थे, और ईस्ट इंडिया के थे पाल डायनेस्टी। इन तीनों के बीच में जो है विद्रोह हुआ था कन्नौज के लिए। हु डिस्कवर्ड दी भरूच स्तूपा, भरूच स्तूपा की खोज किसने करी थी, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जेम्स टोड, अलेक्जेंडर कनिंगम, जेम्स बर्गेस, या फिर जेम्स फर्ग्यूसन। तो सही आंसर होगा यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे, उन्होंने भरूच स्तूपा, जो कि कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। केसरिया स्तूपा इज दी इट इज़ दी लार्जेस्ट स्तूपा, ठीक है, इन इंडिया, केसरिया बिहार में। और धामेक जो कि सारनाथ वाराणसी में है, धामेक स्तूपा है ये आपका सिलेंड्रिकल शेप में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। केसरिया इट इज़ दी लार्जेस्ट, बिहार में है ये। Which Rigvedic god is considered as an intermediary god between God and men?
किस ऋग्वैदिक भगवान को गॉड और मैन के बीच में एक इंटरमीडियरी के तौर पे माना जाता है? तो ये अग्नि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। एज पर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर हाउ मेनी फोर्ट्स वर सरेंडर्ड बाय द शिवाजी टू मुगल्स? तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर दो होती हैं, एक तो होती है 1665 में, ये किसके बीच में होती है? ये होती है छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब के साइड से कौन था? हु वॉज रिप्रेजेंटिंग औरंगजेब, जिसने कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करी थी, जिसमें कि 23 जो फोर्ट हैं वो दे दिए गए थे मुगल्स को, ठीक है। और रायगढ़ का जो किला था वहाँ पर शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी का कोरोनेशन हुआ था, ताजपोशी हुई थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? हाँ, कि किसको, मतलब कौन औरंगजेब के साइड से था, बिकॉज औरंगजेब डायरेक्ट नहीं गया था, तो राजा जयसिंह थे, राजा जयसिंह। अगला है 68, शुद्धि मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो परमहंस मंडली नहीं होगा। परमहंस मंडली कब बनती है? ये 1849 में बनती है। किसने बनाया था इसको? दादोबा पंडू रंग ने बनाया था 1867 में। ध्यान रखना 1849 नहीं होगा तो 40 होगा ऑप्शन में, ठीक है। और 1867 के टाइम पे आत्माराम पंडुरंग ने क्या बनाया था? आत्माराम पंडुरंग ने तो प्रार्थना समाज उन्होंने बनाया था, ठीक है। आर्य समाज की अगर बात करेंगे तो ये 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था। सबसे पहली यूनिट तो बॉम्बे में बनी थी, लेकिन बाद में लाहौर में हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया था। और इन्होंने शुद्धि मूवमेंट उन लोगों के लिए जो हिंदू धर्म छोड़ के किसी दूसरे धर्म में चले गए, तो उनको वापस लाने के लिए इन्होंने मूवमेंट चलाया था इसको, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था, उनका जो ओरिजिनल नेम था। और इन्होंने अगर बात करेंगे तो स्लोगन्स दिए थे, गो बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो, और इंडिया फॉर इंडियंस यानी भारत भारतीयों के लिए, ये देख चुके हैं। और रामकृष्ण मिशन की अगर बात करेंगे तो 1 में 1897 को स्टार्ट होता है आपका रामकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंद, जिसका हेडक्वार्टर था बेलूर मठ में। और अभी रिसेंटली CHSL मेंस में क्वेश्चन भी बना था, जो हम बार बार पढ़ते हैं कि 1893 में उन्होंने शिकागो में स्पीच दी थी। कर्मयोग राजयोग जो है उनकी कुछ बुक्स के नाम हैं। और उनका मेमोरियल कहाँ दिखेगा हमें? स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, वो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और उनकी डेथ हुई थी 39 की एज में 1904 में, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज अ हिंदू कॉलेज इन बनारस इस्टेब्लिश्ड टू इम्पार्ट दी एजुकेशन? तो हिंदू कॉलेज ऑफ जो बनारस है वो किस साल में इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये 1791 में हुआ था, जोनाथन डंकन ने, ठीक है। अच्छा, मैंने 19 ओके, चलो मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद जी की अगर मैं बात करूँ तो 1863 12 जनवरी, जिस दिन हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। और डेथ कब हुई थी? 4 जुलाई, जिस दिन यूएसए अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है 1902 में, ठीक है। तो जोनाथन डंकन 1791। और इसी तरह कैलकाटा कॉलेज स्टैब्लिश किया था, कैलकाटा में हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया था 1817 में, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने किसके साथ मिलकर? डेविड हेयर के साथ मिलकर। अगला है दैट इज द शुद्धि मूवमेंट टू, देख चुके हैं अभी, ठीक है। आर्य समाज धर्म सभा किसने बनाया था? 1830 में राधाकांत देव, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूचीज ट्राइब ऑफ चाइना? तो हमें पता है कि सेंट्रल एशियन ट्राइब का, जो सेंट्रल एशिया से जो ट्राइब थी वो यहाँ पर काफ़ी आई थी। खासकर जो मौर्य डायनेस्टी थी उसके पतन के बाद जो हम कुशान सुनते हैं, ठीक है, जो शाका सुनते हैं, ये सब थे। गुप्ता और सातवाना तो यहाँ के इंडिजिनस ही थे, लोकल के ही थे। पार्थियंस, कुशान्स, ठीक है, बक्तारियंस, शाकाज, ये सब ग्रीक्स, इंडो ग्रीक जो है सबसे पहले मतलब आया। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि येवचीज, जो येवची ट्राइब थी चाइना की, वो यहाँ पर आई थी, वो उनको हम जानते थे येवची हो गया कि कुशान्स, ठीक है। कुछ कुशान्स के फाउंडर कौन थे? तो इनके फाउंडर थे, ध्यान रखना, कुजुल कडफिशस। कुजुल कडफिशस फाउंडर थे। इनके बाद आए थे विमा कडफिशस। इनके बाद आए थे कनिष्क, जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को जो है लीड किया था। इनकी खासियत ये थी, चाहे कुशान थे, चाहे शाका थे, चाहे आपके ये पार्थियंस थे, सब यहीं पे आए और एसिमिलेट हो गए, मिल गए, घुल मिल गए। उन्होंने अपना जो धर्म है या फिर कल्चर है उसको फोर्स नहीं किया, बल्कि इसी में ही मिल गए इंडियन कल्चर। जैसे हम इंडो ग्रीक रूलर मियांडर के बारे में पढ़ते हैं,
कि नागसेन के साथ उन्होंने डायलॉग किया जिसमें कि नागसेन से उन्होंने क्वेश्चन पूछे और जो क्वेश्चन के आंसर दिए तो उससे उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया मियांडर ने, जिनको मिलिंद के नाम से जानते हैं, और ये चीज़ हमें मिलिंद पन्हों से पता चलती है। ठीक है। बिदर फोर्ट जो है कर्नाटक का इज इरेगुलरली इन विच शेप, तो बिदर जो फोर्ट है ये आपका रोम्बस शेप में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। और बिदर फोर्ट बनाया किसने था ये, तो बिदर में एक्चुअल में आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बहमानी किंगडम था उसमें गुलबर्ग से बिदर कैपिटल शिफ्ट किसने करी, गुलबर्ग से बिदर कैपिटल को शिफ्ट किसने किया, तो ये किया था अहमद शाह द फर्स्ट ने, अहमद शाह द फर्स्ट ने किया था। तो रोम्बॉइड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इससे आप इसको याद कर सकते हैं। The elliptical shapes in temple architecture in Dravidian style are known by which of the given terms? तो द्रविडियन टर्म स्टाइल का मतलब हुआ जो साउथ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर है। ठीक है, नगर बोलते हैं नॉर्थ इंडिया का, द्रविड़ बोलते हैं साउथ इंडिया का। इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, गेटवेज देखने को मिलते हैं जिनको हम गोपुरम बोलते हैं। नंदी हमें बाहर देखने को मिलते हैं। इनका जो ये पूरा टेम्पल का मेन श्राइन होता है उसको हम विमान के नाम से जानते हैं, शिखर ऊपर होता है। लेकिन जो इलेप्टिकल शेप का होता है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं गज पृष्ठ। ठीक है, गज पृष्ठ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही आंसर होगा, गज पृष्ठ। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वॉज द फर्स्ट सिंह सभा फाउंडेड इन 1873? तो ये बनी थी अमृतसर में, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, पहली सिंह सभा कब बनी थी, थोड़ा सा देख लेना, फैक्चुअल टाइप होते हैं, कब बनी कहाँ बनी, 1873 अमृतसर। Who among the following was the first Sultan of Delhi Sultanate to visit the Ajmer shrine of ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? निम्नलिखित में से कौन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह का दौरा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था? तो वो जो अजमेर श्राइन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में गया था पहले ही तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकियों के बारे में सबके बारे में पढ़ चुके हैं। विच डायनेस्टी डिफीटेड द कन्वा डायनेस्टी? तो कन्वा डायनेस्टी को किसने हराया था? तो कन्वास को हम जानते थे, ध्यान रखना पहली बात तो शुंग भृत्यास, इन्होंने शुंग डायनेस्टी को हराया था। ठीक है, भृत्या शुंग डायनेस्टी को इन्होंने हराया था। फाउंडर कौन था शुंग डायनेस्टी का? पुष्यमित्र शुंग। कन्वा को जो हराने का काम, डिफीट द कन्वा, कन्वा को जो हराने का काम किया था शुंगा को तो इन्होंने ही हराया था। ये सातवाना डायनेस्टी होगी, ऑप्शन नंबर फोर्थ। सातवाना के फाउंडर कौन थे? सिमुक सातवाना थे। ठीक है, इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे ही वॉज सिमुक सातवाना, और इसके सबसे जो पावरफुल रूलर थे ही वॉज गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इन्होंने ही सबसे पहले, ध्यान रखना, ये मेनली ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन इन्होंने पैटर्नाइज किया था बुद्धिज़्म वगैरह को भी, आजीविका सेक्ट को भी। इन्होंने लेड कॉइन्स यानी कि शीशे के बने हुए जो कॉइन्स हैं उनको स्टार्ट किया था, लेड कॉइन्स को। कहाँ पे रूल कर रहे थे? इनकी कैपिटल क्या थी? यहाँ पे थे। इनकी कैपिटल थी पैठान या फिर प्रतिष्ठान। ठीक है, सातवानास की। हु वॉज दी वॉइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन आर्म्स एक्ट 1878? कि भाई इंडियन आर्म्स का मतलब ये है कि हथियार रखना, मतलब एक तरह से काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। ये कौन थे? ये आपके थे लिटन। ठीक है, लिटन के टाइम पे लगाए गए थे, जिनके टाइम पे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को भी पास किया गया था। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी आया था इसके टाइम पे, और इन सब को रिपील करने का काम, चाहे आर्म्स एक्ट हो चाहे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट हो, इसको रिपील करने का काम किसने किया था? रिपन, आर से रिपन, आर से रिपील। कब किया था? 1882 में, चाहे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट हो चाहे आर्म्स एक्ट हो। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, इन्हीं के टाइम पे ही पहला फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था 1881 में। इनके टाइम पे हंटर एजुकेशन बना था, और इन्हीं के टाइम पे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। इसके टाइम पे करजन के टाइम पे क्या हुआ था? बंगाल पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और डफरिन के टाइम पे क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी बनी थी। सर स्क्रीन ब्लैक कर दीजिए। क्यों भाई, क्या हो गया? अच्छा, आंखों पे जोर पड़ रहा है क्या? यार गूगल वाले यूट्यूब बड़े छका के रखे हुए हैं, मतलब दिमाग ख़राब कर दिया इन लोगों ने। मतलब चैनल गए उड़े 3 दिन से भी ज़्यादा, मतलब चौथा दिन हो जाएगा कल, मतलब 4 दिन हो गए हैं और कुछ रिप्लाई नहीं है। ये चैनल वापस आएगा नहीं आएगा, साले धर के बैठे हुए हैं, मतलब बड़ा दिमाग ख़राब है। 4 दिन से चैनल गायब है। ठीक है, और पता नहीं ऐसा कौन सा कंटेंट डाल दिया कि अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है मेल पे, और 2-3 बार फॉर्म भर चुके हैं। चलो
विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इन इंडिया, तो कौन सा हो जाएगा यार, आयरन एज से। अभी थोड़ी देर पहले बताया था लेटर वैदिक एज, अभी भी नियोलिथिक यार बोल रहे हो, क्या कर रहे हो यार ये सब। अभी थोड़ी देर पहले तो 2-3 बार बता चुके हैं लेटर वैदिक एज। नियोलिथिक एज में तो आप समझ लो कि सिर्फ स्टोन टूल्स ही यूज़ होते थे, पॉलिश करने लगे थे, पॉलिश स्टोन टूल्स। लेकिन अभी तक तो भाई ब्रॉन्ज तक नहीं आया था, आयरन तो बहुत दूर की बात है। हड़प्पा में ब्रॉन्ज स्टार्ट हुआ, देन लेटर वैदिक में स्टार्ट हुआ आपका आयरन। विच इंडियन डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ हाईली स्किलफुल ब्रॉन्ज कल्चर्स, तो कौन सी भारतीय राजवंश अत्यधिक कुशल कांस्य मूर्ति के निर्माण से जुड़ा हुआ है, चोला, मुगल, मौर्यन या फिर पल्लव। तो ब्रॉन्ज की बात करें, कांसा, कॉपर और टिन का अलॉय होता है। तो चोला डायनेस्टी जो है जानी जाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से जो है, ये ब्रॉन्ज कल्चर्स को बनाने में ही टेक्निक को यूज़ किया जाता है, उससे टेक्निक का बना यूज़ करके बनाते थे ब्रॉन्ज कल्चर्स। चोला की अगर बात करें तो इनके टाइम के जो लैंड डोनेशंस हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स के जो लैंड डोनेशंस हैं वो काफ़ी फेमस है। प्लस इनके टाइम के जो टैक्स हैं वो काफ़ी फेमस है। इसको किसने बनाया था, किसने इस्टेब्लिश किया था, वो सारी चीज़ें। तो लैंड डोनेशन ध्यान रखना है, जो स्कूल को लैंड डोनेट किया था तो उसको शाल भोग बोलते थे। टेम्पल्स को जो डोनेट किया था तो उसको देवदान बोला गया। जो ब्राह्मण्स को डोनेट किया गया उसको ब्रह्मदेय बोला गया, ठीक है। और जो जैन्स को डोनेट किया गया उसको पल्ली छंदम बोला गया। टैक्स की अगर बात करेंगे तो वेटी और कर्डम, दो फॉर्म ऑफ फोर्स्ड, मतलब ये वेटी वॉज काइंड ऑफ फोर्स लेबर बंधुआ मजदूरी के फॉर्म में इस टैक्स को कलेक्ट किया जा रहा था। और कर्डम आई वॉज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स लेविड। सरदेश मुखी और चौथ, ये किसके टाइम पे वो किया गया था, सरदेश मुखी और चौथ, इसको किसने लेवी किया था। ध्यान रखना, चोला से एसोसिएटेड आपका एक इंस्क्रिप्शन है जिसको हम उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, जिससे ये हमें सारी चीज़ें पता चली। सरदेश मुखी और चौथ ध्यान रखना, ये आपके मराठास लगाते थे, ठीक है। उड और सभा क्या होता था इनके टाइम पे, तो उड जो होती थी वो कॉमन लोगों की असेंबली होती थी। उर या फिर आप बोल सकते हैं कि सेटलमेंट ऑफ पेशेंट, जहाँ किसान विसान रहते थे, नॉर्मल लोग, कॉमन लोग, ठीक है, कॉमन पीपल की असेंबली। और सभा होती थी जो लर्नड लोग होते थे उनकी असेंबली होती थी वो। हु अमंग दी फॉलोइंग फाउंडेड द सुलभ डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि विजयनगर एम्पायर में मल्टीपल डायनेस्टीज़ का रूल रहा। कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी, सबसे पहले संगम, देन सुलभ, देन तुलुव, देन अराइवीडू, ठीक है। तो सुलभ डायनेस्टी की अगर बात करेंगे तो सुलभ डायनेस्टी का रामदेवराय, नरसिम्हदेवराय, बुक्काराय वन या फिर कृष्णदेवराय, तो नरसिम्हदेवराय आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। कृष्णदेवराय की अगर बात करेंगे तो तुलुव डायनेस्टी के क्या थे, फाउंडर नहीं थे, एक रूलर थे, ठीक है, फाउंडर नहीं थे। फाउंडर कौन था, तो नरसिम्हदेवराय तो सुलभ के थे और तुलुव के थे आपके क्या नाम था उनका, वीर नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा फाउंडर थे तुलुव के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर करिए। बाल शास्त्री जाम्बेकर स्टार्टेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा न्यूज़पेपर दर्पण इन 1832। पहला न्यूज़पेपर तो हमारा था बंगाल गैजेट बाई जेम्स ऑगस्टस हिक्की, लेकिन एंग्लो मराठा न्यूज़पेपर की बात हो रही है तो 1832 में बाल शास्त्री जाम्बेकर, ठीक है। दर्पण और दिग्दर्शन इन्होंने स्टार्ट किया था, दर्पण और दिग्दर्शन, ठीक है। तो ए और सी तो दोनों सही होना ही होना है, और अगर दोनों सही होना ही होना है तो ऑप्शन नंबर 4 सही होना ही होना है, ठीक है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, बाल शास्त्री जाम्बेकर। ड्रेन्स exiting from Mohenjo-daro had dash doors that were probably closed at night to prevent vagrants or negative elements from entering the city through the access. तो मोहनजोदारो के जो ड्रेन्स इनको बंद कर दिया था सो दैट कि कोई अराजक तत्व ना घुसा है रात में, तो ये वुड के बने होते थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, राखल दास बनर्जी ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और ये किस रिवर के बैंक्स में आपको देखने को मिलता है मोहनजोदारो, तो ये आपको देखने को मिलता है इंडस यानी कि सिंधु नदी के किनारे। 83rd, अनुराधापुर द ओल्ड कैपिटल ऑफ श्रीलंका वॉज डिस्ट्रॉयड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया इन द 10th century AD। श्रीलंका की पुरानी राजधानी अनुराधापुरा को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, चालुक्याज ऑफ वेंगी, जिनको हम ईस्टर्न चालुक्याज बोलते हैं, चालुक्याज ऑफ बादामी, राष्ट्रकूट नहीं, आंसर होगा चोलाज ने इसको डिस्ट्रॉय किया था। ये चोला जो है अपनी नेवी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए कौन सा चोला रूलर जो है महमूद ऑफ गजनी, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, उनका कंटेम्प्रेरी था, उसका कंटेम्प्रेरी था, तो इसका कंटेम्प्रेरी था राजेंद्र चोला दी फर्स्ट, ठीक है। राजेंद्र चोला दी फर्स्ट, जिन्होंने गंगईकोंडा चोलापुरम सिटी स्टैब्लिश करी थी, वही इसके कंटेम्प्रेरी थे।
फाउंडर कौन थे? विजयलया फाउंडर थे चोला डायनेस्टी के। मेगालिथिक साइट डैश इज अ साइट ऑन द रिवर गॉड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। मेगालिथिक का मतलब क्या है? मेगालिथ का मतलब होता है लार्ज स्टोन। मेगा का मतलब लार्ज, लिथ का मतलब स्टोन, तो लार्ज स्टोन एज। ये साउथ इंडिया में, जिस समय नॉर्थ इंडिया में हड़प्पा चल रहा था, साउथ इंडिया में फॉग नहीं, मेगालिथ्स चल रहा था, यानी लार्ज बड़े बड़े स्टोन्स के बरियल्स हमें देखने को मिल रहे थे, यानी कि उस टाइम पे आयरन एज के टाइम पे मेगालिथ। तो ये रिवर गॉड के पास, मतलब पूछा है डैश साइट, मतलब डैश इज अ साइट ऑन द रिवर गॉड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। तो भीम खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है गॉड। उसके पास में हमें देखने को मिलता है क्या? उसके पास हमें देखने को मिलता है इनाम गांव, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके पहले यहाँ पर कॉपर एज चल रही थी, जिसमें कि हम पढ़ते हैं जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र में। याद है आपको जॉर्वे कल्चर? चाल्कोलिथिक साइट है। कॉपर एज, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस, तो जॉर्वे कल्चर। राजस्थान में आहर बानस कल्चर, आहर बानस गिलुंद कल्चर। यहाँ पर ईरान कल्चर, कहाँ पर? एमपी में ईरान, ठीक है, ईरान एमपी में पड़ता है, ERAN। द फाउंडर ऑफ बहमानी किंगडम हु अज्यूम द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन हसन बहमान शाह वॉज, तो पहला ही रूलर था बहमानी किंगडम का जिसको हसन गंगू के नाम से भी जानते थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अहमद शाह ने गुलबर्ग से बिदर को कैपिटल शिफ्ट किया था और बिदर फोर्ट बनाया था इसने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी कब बनती है? तो 1875 के टाइम पे बनती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। किसने बनवाया था? HP ब्लावत्सकी और MS ऑलकॉट। पहले तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर जाके शिफ्ट हो गया था अड्यार मद्रास में। और इसकी चेयरमैनशिप भी चली गई थी किसके हाथ में बाद में? एनी बेसेंट, ठीक है, फर्स्ट वेमेन टू प्रिसाइड दी सेशन ऑफ कांग्रेस, है ना। कौन सा सेशन था जल्दी से बताएंगे? हु वॉज द फेमस वेनेटियन ट्रैवलर ऑफ द 13th सेंचुरी हु विजिटेड केरला? तो केरला विजिट किया था किसने? निकोलो कॉन्टी ने नहीं, केरला विजिट किया था, ध्यान रखना। ये विजयनगर के टाइम पे गए थे और वो किसके टाइम पे गए थे? निकोलो कॉन्टी, हमने पढ़ा था अच्युत देवराय वन, ठीक है। और विजयनगर एम्पायर कब स्टैब्लिश हुआ था? 1336 AD में, यानी कि 12th सेंचुरी AD में, ठीक है। तो वो आप समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। आंसर यहाँ पे मार्को पोलो होगा। और एनी बेसन ने 1917 का जो सेशन हुआ था उसको लीड किया था, है ना। जो लखनऊ में सेशन हुआ था 1916 में, लखनऊ पैक्ट वहाँ पे पास हुआ था 1916 में। और कांग्रेस और में जो दरार पड़ी थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में, वो एक हो गई थी 1916 के लखनऊ सेशन में, उसके जस्ट एक साल बाद। हु वॉज द सक्सेसर ऑफ विमा कटफिसेस? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि कुजल कटफिसेस वॉज द फाउंडर ऑफ कुशांस, योचीज ट्राइब थी आपकी चाइना की, उनके सक्सेसर थे। देन कुजुल के बाद आते हैं आपके विमा, विमा के बाद आते हैं आपके कनिष्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। जिन्होंने ध्यान रखना, कनिष्क के टाइम पे ही सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को स्टार्ट किया था इंडो ग्रीक्स ने, और उन्होंने ही कॉइन्स में रूलर की फोटो इंस्क्राइब्ड है वो भी उन्होंने स्टार्ट किया था। और इन्हीं के टाइम पे ही 78 AD जब ये थ्रोन पे बैठे थे तो शक संवत की शुरुआत होती साकारा। खरावेला जो डायनेस्टी थी वो आपकी ईस्ट इंडिया में, ईस्ट पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में रूल कर रही थी खरावेला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मियांडर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, तो इनमें से चोला के बारे में कौन सा सही है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। अनुष्का सही है, टर्बन वियरिंग हॉर्समैन टेक्निक्स पे यही लाए थे। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो कैपिटल ऑफ चोला किंगडम वॉज तंजौर, तंजौर कैपिटल थी, यस। बाद में गंगईकोंडा चोलापुरम शिफ्ट हो गई थी राजेंद्र चोला वन के टाइम पे। विक्रम चोला इन हिज वेन्स, विक्रम चोला हैड इन हिज वेन्स द ब्लड ऑफ चोलाज एंड ईस्टर्न चालुक्यास। अच्छा, तो चोला की जो वेन्स थी उनमें खून बहता था किसका? चोला का और ईस्टर्न चोला का। अच्छा अच्छा, वेन्स में कैसा खून बह रहा होगा बताओ विक्रम चोला के? ऑक्सीजनेटेड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड होगा? राजेंद्र फर्स्ट चोला इज नोन एज गंगई कोंडा, ये भी सही है, ये भी सही है। पहला और तीसरा तो सही होगा, ये और ये नहीं होगा। और विक्रम चोला में चोला का खून बहेगा भाई, और किसका बहेगा, ठीक है।
तो ये भी सही होगा। तो वेन्स में जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ, और आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स तक, ठीक है। इन द ग्रेट स्तूपा एट सांची देयर वर डैश गेटवेज नोन एज तोरानास। तो जो सांची का स्तूपा तो उसमें कितने तोराना, कितने गेटवे देखने को मिले, तो ध्यान रखिएगा 4 गेटवे इसमें देखने को मिले थे, 4 तोराना थे। अब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि तोराना क्या होते हैं। तोराना वही जो मैंने आपको स्तूपा का पूरा आर्किटेक्चर पढ़ाया था कि जो आपके गेटवे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट इन विच ईयर। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, 1799 में। पहला वाला 1767 से 1769 हैदर अली वर्सेस ब्रिटिशर्स, मेनली हैदर अली की जीत टाइप ही हुई थी यहाँ पर। मद्रास वाली ट्रीटी साइन हुई थी, ध्यान रखना, मद्रास ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड वाला ड्रॉ में खेला गया था 1780 1784 तक। एक्चुअल में इसमें हैदर अली की डेथ हो जाती है बीच वॉर में ही बीमारी की वजह से, और बाद में इनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान वो इसको लीड करते हैं। और यहाँ पे जो हुई थी आपकी ट्रीटी, दैट वाज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाला होता है आपका 1790 1790 से लेकर 92 तक। टीपू सुल्तान यहाँ पर मेनली वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हार जाते हैं टीपू सुल्तान। सेरिंगपट्टम इनके लड़कों को बंदी बना लेते हैं ये लोग, सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी होती है। और फोर्थ वाले में टीपू सुल्तान की डेथ ही हो जाती है 1799 में, और उसके बाद यहाँ पर वुडेयार डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर दिया जाता है और उससे सब्सिडियरी अलायंस साइन करवा लिया जाता है। आपको सब्सिडियरी अलायंस के बारे में पता होना चाहिए, सहायक संधि के बारे में पता होना चाहिए कि इसको 1798 में कौन लाया था, वेलेस्ली लेके आया था। और सबसे पहले इसको साइन करने वाले कौन थे, ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, इसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। 1799 में वुडेयार ने इसको एक्सेप्ट किया था, और 1801 में ध्यान रखना अवध ने इस पर साइन किए थे, अवध ने इसको एक्सेप्ट किया था। इज दैट क्लियर? Who were the first foreign rulers of northwest India in the post modern period? मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन बने थे? फर्स्ट फॉरेन रूलर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। नॉर्थ वेस्ट में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पहले फॉरेन रूलर्स कौन थे? बक्तारियंस थे। बक्तारियंस ग्रीक्स यानी इंडो ग्रीक्स, वही जो मैंने आपको बताया था, इंडो ग्रीक्स सबसे पहले आए थे, देन उसके बाद पार्थियंस, देन साकाज, और आखिरी में आए थे कुशान, जो कि योची ट्राइब है आपके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द आयरन एज? कौन सा सही है इसमें आयरन एज के बारे में? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्ज सिटीज टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ sizable surplus. The ceramic associated with the age was painted grey ware. इंडस वाली सिविलाइजेशन फ्लरिश ड्यूरिंग द आयरन एज। तो सबसे पहले तो इसी को एलिमिनेट करिए। जब एलिमिनेट करेंगे तो आप पाएंगे कि एक पहला वाला अपने आप ही सही हो गया, आपको पता नहीं है फिर भी देखो पक्का सही है कि नहीं है। अब पूछ रहा है कि जो सेरेमिक एसोसिएटेड है वो आपका पेंटेड ग्रे वेयर से एसोसिएटेड है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो आपने लिमिट कर ही लिए थे ना। तो PGW आपको देखने को मिलता है आयरन एज में प्रिंटेड ग्रे वेयर, और NDPW यानी कि नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। हु अमंग ये मतलब पॉटरी का कलर होता था कि पॉटरी को किस रंग में पोता जा रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस द झरोखा दर्शन इन द मुगल डायनेस्टी? झरोखों से देखो अकबर ने शुरू किया था ये झरोखा दर्शन। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम्स एंड इट्स वाइडली एक्नॉलेज्ड प्रोपोनेंट्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? योग पतंजलि ने किया था, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने, न्याय गौतम गंभीर लेके आए थे सबके बीच में, वैशेषिका जो है व्यास नहीं कन्नड़ लेके आए थे। इनको फादर ऑफ एटॉमिक फिजिक्स इन इंडिया भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। द अशोकन इंस्क्रिप्शन ऑफ अफगानिस्तान आर रिटन इन अरामिक एंड विच स्क्रिप्ट? ग्रीक, देवनागरी, शारदा या फिर ओल्चिकी? तो ध्यान रखना ये ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अरामिक और ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा गया था। क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन ऑफ अफगानिस्तान रिटन इन अरामिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स। और यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई थी अगर पूछ लेगा तो लैंग्वेज यहाँ पर अशोका के इंस्क्रिप्शंस में प्राकृत यूज़ हुई थी, ठीक है, ग्रीक यूज़ हुई थी, एंड अरामिक भी यूज़ हुई थी, ग्रीक एंड अरामिक, ठीक है। और स्क्रिप्ट की अगर बात कर लेंगे तो ब्रह्मी, खरोष्ठी, ये सब, ठीक है। लेकिन प्राकृत सबसे ज़्यादा यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद इज दी और ब्रह्मी स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा हुई थी, प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ इंडो अफ्रीकन लैंग्वेज, इंडो इंडियन लैंग्वेज, रशियन या फिर इंडो यूरोपियन? तो इंडो यूरोपियन, यानी कि जो इंडिया की लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। माना जाता है
कि यहाँ पर तुर्की के पास में एक सेंट्रल एशियन, मतलब यहाँ पर सेंट्रल एशिया में ट्राइब थी, जो कि जिसको हम आर्यन बोलते हैं, जो कि यहाँ पर एक आ गया था तब का, और एक कबीला यहाँ यूरोप की तरफ चला गया था। तो तभी हमें कुछ शब्द कॉमन मिलते हैं, जैसे कि हम नीचे को बोलते हैं इंग्लिश में अंडर, और अंदर थोड़े से सिमिलर साउंड हो रहे हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे हमें वर्ड्स देखने को मिलते हैं जिनमें सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं, जो यूरोपियन लैंग्वेज में है और जो इंडियन लैंग्वेज में है। तो इसलिए इंडियन लैंग्वेज जो है इंडो यूरोपियन ओरिजिन की मानी जाती है। ठीक है। आफ्टर द डिसाइसिव बैटल ऑफ प्लेसीज ऑफ 1757, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिशर्स। तो किसको नवाब बना दिया गया था बैटल ऑफ प्लासी के बाद, जो कि एक डिसाइसिव वॉर था इस सेंस में, बिकॉज इसके बाद बंगाल पर कब्जा किसका हो गया था, ब्रिटिशर्स का हो गया था। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ 90% तो हो ही गया था। 80% आप बोल सकते हैं। 1757 के बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें कि इन्होंने ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश फोर्सेज वर लेड बाई रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया, हरा दिया। और सिराजुद्दौला का जो मिलिट्री कमांडर था मीर जाफ़र, उनको अपनी साइड में ले लिया था ब्रिटिशर्स ने। तो उसको क्या बना दिया था, उसके बाद नवाब बना दिया गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद मीर कासिम को बना दिया नवाब इन लोगों ने। और मीर कासिम जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में उनका पपेट नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने उस समय का जो नवाब ऑफ अवध था, दैट इज़ शुजाउद्दौला, और ये ध्यान रखना, शाह आलम सेकंड जो उस समय का मुगल शासक था, उनके साथ क्या बनाई, तिकड़ी बनाई। और बैटल ऑफ बक्सर इसने छेड़ दिया, बक्सर का युद्ध 1764 में, लेकिन तीनों हार गए। उसके बाद 1765 में हमें पता है क्या होती है, एक ट्रीटी होती है, इलाहाबाद की ट्रीटी। और इसके तहत ही रॉबर्ट क्लाइव जो शाह आलम सेकंड के साथ ट्रीटी साइन करता है, उसमें उसने डुअल गवर्नमेंट यहाँ से बंगाल में स्टार्ट कर देता है। तो आप ध्यान रखना, पूछेगा डुअल गवर्नमेंट किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में। ख़त्म किसने किया, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको ख़त्म किया। क्लियर है। मुर्शिद कुली खान कौन था, ये पहला आपका नवाब हो जाएगा। और सिराजुद्दौला से जो पहले, जो इससे जस्ट पहले जो नवाब था, उसका नाम था अली वर्दी खान। विच वॉल्यूम ऑफ द अकबरनामा इज नोन एज एन अकबरी। तो हमें पता है कि अकबरनामा के 3 वॉल्यूम हैं। पहले वाले में क्या है, अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में लिखा हुआ है। दूसरे वाले में अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। और तीसरे वाले में अकबर का रेन लिखा हुआ है, उसका कार्यकाल। तो वो एन अकबरी जो है 3rd वॉल्यूम है। 5 तो वॉल्यूम ही नहीं थे, तो 5 और 4 तो ऐसे ही नहीं होंगे, 3rd ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th। एंड दी 100th क्वेश्चन इज दिस, इन हड़प्पन सिविलाइजेशन सिटीज वर प्लान्ड विद द स्ट्रीट्स जनरली ओरिएंटेड अलॉन्ग द डैश डायरेक्शंस। हड़प्पा सभ्यता में शहरों की जो योजना सामान्यतः किस दिशा में होती थी, एनोनिमस कार्डिनल होती थी। कार्डिनल का मतलब है ये नॉर्थ, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस डायरेक्शन में। और हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ये हमें कैसे पता चलता है, ये यहाँ की हमें टाउन प्लानिंग से पता चलता है। टाउन प्लानिंग का कहाँ से पता चलता है, कि भाई पूरा अच्छे से ग्रिड सिस्टम में रोड बनी हुई थी, ठीक है, ग्रिड सिस्टम में पूरा ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बना हुआ था, पॉट होल, मैन होल, ये सब कुछ थे। अब 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जरा बताएंगे कि 100 में कितना क्या स्कोर है आपका। और एक बार यार मैं आग्रह करूँगा आप सभी लोगों से कि जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो प्लीज़ एक बार ट्विटर में ट्वीट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, है ना, #रिस्टोर परमार डिफेंस। एक बार और ट्राई मार के देख लेते हैं, चैनल आ जाए तो ठीक ही है, क्योंकि यार उसमें 7 साल की मेहनत है यार, उसमें 7 साल की, मतलब समझ रहे हो आप, तो काफ़ी ख़राब लग रहा है। कोई रिप्लाई नहीं है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर बनाना पड़ेगा, नहीं ऐसे चीज़ें हो नहीं पाएंगी। अभी और है, हाँ मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। एक्चुअल में #रिस्टोर परमार डिफेंस करना है, बाकी उसको रीट्वीट कर देना, जो मैं फिर से करूँगा, अभी ट्वीट करूँगा क्लास के बाद, ठीक है, तो कर देना, क्योंकि यार 4 दिन हो गए हैं, कुछ मतलब जवाब ही नहीं है। कोई नहीं, टॉम एंड जेरी उस चीज़ को बता देना एग्ज़ाम सेंटर पे जाके। थैंक यू सभी को। हाँ ट्विटर नहीं चलाते हैं, अच्छा। चलो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा आपको, है ना, वो कर लेना, वो मतलब करना ट्वीट, है ना, ओके ठीक है। व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास कॉल्ड। तो मंत्रास को क्या बोलते हैं, तो वेदों के 4 पार्ट होते हैं। एक तो जो कलेक्शन ऑफ मंत्र है संहिता, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस बाकी नहीं है, जितने हो पाएंगे उतने कर लेते हैं। संहिता कलेक्शन ऑफ मंत्रास को बोलते हैं। स्मृति मतलब जो
स्मृति का मतलब होता है यादों में, और श्रुति का मतलब होता है जो बोल बोल के पास ऑन किए जाते हैं। तो वेदास को हम श्रुति बोलते हैं, ठीक है। 4 पार्ट में, एक पार्ट तो संहिता हो गया, दूसरे को हम बोलते हैं संहिता हो गया, एक हो गया आपके ब्राह्म, ठीक है, अरण्यका। यानी अरण्यका का मतलब है जो फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल में रह रहे हैं उनको रिसाइट करना होता है, उनके लिए लिखा हुआ है ये। और ब्राह्मण, ठीक है। और चौथा सबसे आखिरी है उपनिषद, ठीक है। ठीक है, उपनिषद। और उपनिषद को ध्यान रखना वेदांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वेदों का अंत यहीं से होता है इसलिए, ठीक है। द ऑफिसर नोन एज दीवान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ द दीवान किसको बोलते थे? तो दीवान ये बोला जाता था जो फाइनेंस देखता था, ठीक है, दीवान उसको फाइनेंस बोलते थे। शो टेम्पल एट महाबलीपुरम वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग, मतलब डैश किंग नरसिम्हा वर्मन सेकेंड। तो शो टेम्पल एट महाबलीपुरम, तो ये बनवाया गया था चोला जो किंग थे नरसिम्हा वर्मन, सॉरी पल्लव जो किंग थे नरसिम्हा वर्मन सेकेंड के टाइम पे। अब जैसे कि आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर थे आपके पुलाकेशिन टू, ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी के रूलर यहाँ पर। तो उन्होंने हराया था किसको? हर्षवर्धन को, दक्षिण प्रदेश्वर का टाइटल लिया था। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे, पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, सॉरी महेंद्र वर्मन, ठीक है, उनको हराया, ठीक है। देन उनके बेटे जो थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, उन्होंने हराया किसको? पुलाकेशिन टू को। और उन्होंने जो टाइटल लिया था वो वातापी कोंडा का था। क्यों टाइटल लिया था वातापी कोंडा का? क्योंकि वातापी इनकी कैपिटल थी और कोंडा का मतलब कॉन्करर होता है, तो कॉन्करर ऑफ वातापी, ठीक है। तो वातापी को कॉन्कर किया था, इसलिए इन्होंने टाइटल लिया था। किसने? जो कौन थे? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। शो टेम्पल एट महाबलीपुरम किसने बनवाए थे? नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने। ऑप्शन नंबर फोर्थ। पल्लव की कैपिटल की अगर बात करेंगे तो कांचीपुरम है, और पल्लव के फाउंडर जो थे वो सिम्हा विष्णु थे। कौन थे? सिम्हा विष्णु, ठीक है। अगला है दैट इज 104th। SNDP मूवमेंट फाउंडेड इन 1903 टू कैरी ऑन द सोशल वर्क। चलो, तो वॉज टू कैरी ऑन द वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्म वॉज एक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो SNDP मूवमेंट जिसको कि श्री नारायण गुरु जी ने चलाया था, ये कहाँ पर? केरल में। ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन इन प्लेस ऑफ एक्सपेंशन? एक्सपैंड करने के बजाय इसने कंसोलिडेट करना शुरू किया, घियासुद्दीन बलबन ने। इसके बारे में पढ़ चुके हैं। रजिया के बारे में अगर बात करें तो गुंडों में तो फंसी गई थी, लेकिन उसके अलावा शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश एंड फर्स्ट फीमेल रूलर थी मेडिवल इंडिया की। और इल्तुतमिश की अगर बात करें तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, आई थिंक क्वेश्चन था वो सिल्वर टंका और कॉपर जीतल वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा रूलर्स परफॉर्म दी सेरेमनी कॉल्ड हिरण्यगर्भ? तो हिरण्यगर्भ किसने परफॉर्म किया था? हमने देखा था दंतिदुर्ग ने, कीर्तिवर्मन सेकंड को हराने के बाद। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वॉज द फेमस रूलर ऑफ गॉड किंगडम? तो गॉड किंगडम ने देखा था ग्रह वर्मन, तो ये थे मौखरी के रूलर थे जिनकी शादी हुई थी राजश्री के साथ। राज्यवर्धन तो हर्षवर्धन के भाई थे, शशांक थे ये, ठीक है। रुद्र दमन तो इन्होंने बनवाया था ये आपके जो रिपेयर करवाया था किसको? सुदर्शन लेक को, ठीक है। साका डायनेस्टी के वन ऑफ द रूलर थे ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर कॉइन्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने कौन सा सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था? तो सिल्वर टंका कॉपर जीतल। और इनके टाइम पे ही एक क्रॉनिकलर हुए, क्रॉनिकलर मतलब हिस्टोरियन हुए, जिनका नाम क्या था? मिनहाजे सिराज। उन्होंने लिखी थी एक किताब ताबाकत नसीरी, ध्यान रखना, जिसमें कि उन्होंने बताया था किस तरह से रज़िया सुल्तान वॉज बेटर एबल रूलर दैन इल्तुतमिश के जो लड़के थे उनके कंपैरिजन में। तो मिनहाजे सिराज ने लिखा था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 109th। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर द स्वदेशी एंड बॉयकॉट यूज्ड एज द मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम? रॉलेट एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, साइमन कमीशन, या फिर जलियांवाला बाग? तो स्वदेशी और बॉयकॉट को सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल। रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था, साइमन कमीशन 1928। यहाँ पर तो सिर्फ साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है 13 अप्रैल 1919। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइटहुड की उपाधि और गांधी जी ने अपने कैसरे हिंद का जो टाइटल है उसको वापस कर दिया था, उसको लौटा दिया था। क्लियर इतनी चीज़? जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद ये हुआ था।
और रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट किसने बोला था? गांधी जी ने बोला था। ये पहले अनार्कियन रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट के नाम से आया था। सिडनी रॉलेट इसको कंपोज किया था। साइमन कमीशन 1927 में बनता है, इंडिया में 1928 में आता है और इसी के प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज की वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 110। रवि कृति किसके कोर्ट पोएट थे? तो रवि कृति किसके थे? पुलाकेशिन II के। और इन्होंने कौन सा एक इंस्क्रिप्शन या फिर प्रशस्ति कंपोज की थी प्रशंसा के लिए? आई होल पिलर इंस्क्रिप्शन, ध्यान रखना, इन्होंने कंपोज किया था पुलाकेशिन II के लिए। इसीलिए इसी तरह कमेंट बताएंगे आप कि जो हमारा प्रयाग प्रशस्ति है उसको किसने कंपोज किया था? हु कंपोज दी प्रयाग प्रशस्ति? तो इसको कंपोज करने का काम किया था जो हमारे समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। कौन? हरिसेन। और हरिसेन ने कौन सी पोस्ट होल्ड नहीं करी थी? कौन सी पोस्ट होल्ड नहीं करी थी, जरा बताएंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द फर्स्ट इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटोरियल अफेयर्स में? सबसे पहली बार 1773 में रेगुलेट करना स्टार्ट किया और 1858 का जो क्वींस प्रोक्लेमेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अबॉलिश कर डाला था, ध्यान रखेंगे। इसने जो है हरिसेन ने, इन्होंने नगर श्रेष्ठी की पोस्ट होल्ड नहीं करी थी। ठीक है, दंडनायका, ठीक है, कुमार अमर्त्य, इन सब की पोस्ट, जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर होता है उसकी पोस्ट होल्ड करी थी। महादंडनायका यानी जो ऑफिसर ऑफ जस्टिस, संधि वैग्राहिका ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, उन सब की पोस्ट होल्ड करी थी, लेकिन नगर श्रेष्ठी की होल्ड नहीं करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हमने देख लिया है, बाकी सबके बारे में हम जानते हैं। इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। और पहले होता यह था कि कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, लेकिन देन एक बोर्ड ऑफ गवर्नर भी इसने बना दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। चार्टर एक्ट जो 1813 का है, इसके बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं। दी आर्किटेक्चरल मार्वल्स टेम्पल्स ऑफ गंगईकोंडा चोलापुरम वर बिल्ट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग किंग? तो किसने बनवाया था इसको? विजयलया, महेंद्र वर्मन, अकबर या फिर राजेंद्र? ध्यान रखेंगे इसको बनवाया था किंग राजेंद्र ने। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर को। गंगईकोंडा चोलापुरम सिटी भी स्टैब्लिश करी थी और यहाँ पर टेम्पल भी डेवलप किया था इन्होंने। इसके पहले राजा ने, ठीक है, राजा ने कौन सा टेम्पल बनवाया था? इन्होंने भी बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था। ठीक है, 2 बृहदेश्वर मंदिर बने थे, एक तो राजा ने बनवाया था, तंजौर में बना था ये बृहदेश्वर टेम्पल, और गंगईकोंडा चोलापुरम में राजेंद्र चोला ने बनवाया था। और ऐरावतेश्वर जो बनवाया था वो राजा दी सेकंड ने बनवाया था। और इनको हम ग्रेट चोला आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है तमिलनाडु में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? की कंस्ट्रक्शन साइट से एक्सक्लूडेड है। आयरन स्लैब्स, सन ड्राइड ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स या फिर मॉर्टर ऑफ जिप्सम? एक्सक्लूडेड है। तो एक्सक्लूडेड की अगर बात करेंगे तो ये तो होगा नहीं, हमने देखा था मॉर्टर ऑफ जिप्सम को वो ईंटों के बीच में यूज़ किया जा रहा है। बेक्ड ब्रिक्स थी, ये भी एक फैक्टर है कि क्यों हम बोलते हैं कि ये अर्बन सिविलाइज थे ये लोग। सन ड्राइड ब्रिक्स थे। ठीक है, आयरन स्लैब्स कहाँ से मिल जाएंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन डिस्कवरी नहीं हुआ था, वो तो लेटर वैदिक एज में आया था। इन 1927 वेयर वर द कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन एंड इम्पीरियलिज्म इन विच नेहरू पार्टिसिपेटेड ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये कहाँ पर हुई थी? ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की कैपिटल है, जहाँ पे नेटो का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हुई थी ये कॉन्फ्रेंस 1927 में, अगेंस्ट द कॉलोनियल ऑपरेशन एंड इम्पीरियलिज्म। हु वॉज द फर्स्ट फ्यूडेटरी ऑफ पल्लव? पल्लव के पहले सामंत कौन हुआ करते थे? तो ये थे विजयलया। ठीक है, जो चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे, एक्चुअली वो पल्लव्स के फ्यूडेटरी हुआ करते थे। इन्होंने ही यहाँ पर कावेरी डेल्टा पे, ध्यान रखना, एक छोटी सी डायनेस्टी थी, ठीक है, मुतरैयार्स, इनको हराया था और यहाँ पर जो है अपना रूल स्टैब्लिश किया था, चोलाज का रूल स्टैब्लिश किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 116 द बड़ा इमाम बाड़ा इन लखनऊ वॉज बिल्ट इन द ईयर 1784 बाई? तो 1784 में बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपके जो असफुद्दौला था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नवाब असफुद्दौला। ये जो नवाब असफुद्दौला था, ही वॉज द सन ऑफ शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कौन था? याद हो, नवाब ऑफ अवध, जो बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट किए थे, तो उन्हीं का बेटा था असफुद्दौला। बड़ा इमाम बाड़ा इन्होंने ही बनवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन द ईयर 1928 में क्या हुआ था? तो काकोरी जो ट्रेन इंसिडेंट हुआ था वो तो आपका 1925 में हुआ था। बरदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, गुजरात में पड़ती बरदौली, और इसको सरदार पटेल जी ने लीड किया था और उनको सरदार का टाइटल यहीं पे ही मिला था। बरदौली सत्याग्रह की जो विमेंस थी उन्होंने उनको वो नाम दिया था। डांडी मार्च की अगर हम बात करेंगे तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल तक चलता है ये।
और साबरमती से लेकर दांडी तक का मार्च था। 78 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कितना लंबा था रूट, कितने मील का था, खेड़ा हम डिस्कस कर चुके हैं 1918 में। विद रेफरेंस टू मेडिवल हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ स्टेटमेंट हैं आपके। द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी कॉल्ड द इंपीरियल चोला वॉज विजयलया, बिल्कुल सही, अभी पढ़ा है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायनेस्टी विच रूल्ड इन द नदर्न इंडिया वॉज गुर्जर प्रतिहार, बिल्कुल सही है। मैंने आपको ये बताया था ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, जिसमें कि यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार थे, यहाँ राष्ट्रकूट थे और यहाँ पाल थे। कन्नौज के लिए स्ट्रगल था, जिसको कि हम कन्नक भुज स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही आंसर हो, मतलब ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। पाल रूल इन द वेस्टर्न, बिल्कुल गलत है, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया पाल जो है ईस्टर्न पार्ट में रूल कर रहे थे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 एंड 2। बारडोली बोलते हैं शाह कृष्णा, ओके सॉरी, बरदौली नहीं, बारडोली बोलते हैं। चलो, तो 1 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है। पाल डायनेस्टी के ध्यान रखना, गोपाल ने ओदांतपुरी को स्टैब्लिश किया था, ध्यान रखना है। महिपाल को ही राजेंद्र चोला ने हराया था, ध्यान रखना। और बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें अभी तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर of the coronation of Akbar, who among the following was designated as the वकील of Mughal kingdom with the title of खाने खाना। तो खाने खाना का टाइटल मिला था अब्दुल रहीम को, जो कि एक्चुअल में जो बैरम खान था अकबर का संरक्षक था, जिसने कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में लीड किया था अकबर के फोर्सेस को, उसी का बेटा था ये अब्दुल रहीम, ठीक है। विक्की, आशीष, इन्फिनिटी, अनुष्का, सबका सही है। यस, धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया था। और नालंदा को किसने स्टैब्लिश किया था, कुमार गुप्त ने किया था, जो गुप्त डायनेस्टी के रूलर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज वॉज फाउंड विदाउट अ सीटाडेल। तो सीटाडेल क्या होता था, तो एक्चुअल में जो इंडस वाली सिविलाइजेशन की साइट थी उनको दो पार्ट में वो डिवाइडेड थी। एक तो था वेस्टर्न साइड में हायर, जहाँ पर किंग्स वगैरह रहते थे, और एक ईस्टर्न साइड में एक लोअर पार्ट हुआ करते थे। तो इसको बोलते थे लोअर टाउन, इसको बोलते थे हायर टाउन। तो हायर टाउन ही होता था सीटाडेल, जो कि फोर्टिफाइड होता था, किलाबंदी होती थी। तो ये हाईएस्ट मतलब हायर टाउन होता था। तो सिटी विदाउट सीटाडेल वॉज सी से सीटाडेल और सी से चनहुदो। सीटाडेल को ध्यान रखना है एक्रोपोलिस। कौन सी ओनली साइट थी जो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, तो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी आपकी कौन सी, ये आपकी धौलावीरा थी, जो कि गुजरात में है प्रेजेंट है। धौलावीरा अपना जाने जाती है किसके लिए, कभी भी वाटर वाटर करके कुछ पूछ ले, तो वाटर सीधे अगर कुछ भी पूछ ले, जाइंट वाटर रिजर्वायर सिस्टम कहाँ पे था, फिर कुछ भी वाटर करके, तो अब सीधा मारेंगे क्या, धौलावीरा, ठीक है। 121, द रॉक कट टेम्पल ऑफ शिव बिल्ट बाई कृष्णा द फर्स्ट इज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो शिव का रॉक कट टेम्पल बिल्ट बाई कृष्णा वन, तो ये हमें पता है कौन सा टेम्पल है, ये कैलाश टेम्पल है। कैलाश नाथपुरम टेम्पल नहीं है, कैलाश नाथपुरम टेम्पल पल्लव डायनेस्टी के रूलर नरसिम्हा वर्मन वन ने बनाया था, वो तमिलनाडु में है, कैलाश नाथपुरम है वो। ये कैलाश टेम्पल है, ये अल्लोरा में आपको देखने को मिलेगा, काला कलर का हमने देखा था। मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर में बना है, यानी कि एक ही सिंगल रॉक से बना हुआ है ये। कुव्वतुल इस्लाम हमने देखा है अभी, किसने बनाया था कुव्वतुल इस्लाम, तो ये बनाया था कुव्वतुल इस्लाम हो गया। और 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया अजमेर में, ये बनवाया था मामलुक। मामलुक मतलब ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था कुव्वतुल इस्लाम, जो कि कुतुब मीनार के जस्ट बगल में है, जिसमें लिखा हुआ है कि 1000 मंदिर तोड़ के बनवाया गया है ये। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर, वो बनवाया था इसने। कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल की अगर बात करें 1206 से लेकर 1210 तक था, ठीक है। इसको लाख बख्श का टाइटल मिला हुआ था, गिवर ऑफ लैक्स, लाख बख्श का। और ये पोलो खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। एंड कुतुब मीनार का इसने निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन कंप्लीट इसके दामाद और इसके स्लेव इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश जो है 1210 से लेकर 1236 तक उसका रूल रहता है इल्तुतमिश का। क्लियर इतनी चीज़। आगे बढ़ते हैं, तो स्लेव डायनेस्टी को ही मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं, जिन्होंने मामलुक आर्किटेक्चर भी इंट्रोड्यूस किया था। विच द फॉलोइंग इज और आर फॉल्स फॉर द हड़प्पन टाउन प्लानिंग। तो हड़प्पन टाउन प्लानिंग के रिगार्डिंग कौन सा गलत है। मोस्ट ऑफ द टाउन्स हैव सीटाडेल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, येस, ज़्यादातर के पास सीटाडेल था, अगर हम चंद हुदड़ों को छोड़ दें तो, ठीक है। यस, अनुष्का सिंह, यस। कॉर्बेल्ट टेक्निक पे बना था ये, जो आप देखते हो ना इस तरह का, ठीक है, बनाना भी नहीं आ रहा मुझे, तो इस तरह का आप देखते होगे, ठीक है। इसको कॉर्बेल्ट आर्च टेक्निक बोलते हैं, और ये कुव्वतुल इस्लाम उसी टेक्निक पे बना हुआ था। एवरी टाउन हैड अ टेम्पल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, हर टाउन में टेम्पल था, हर मंदिर में एक टेम्पल था। ये तो भाई मुश्किल है, एक टाउन में भी नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, ये तो सही है। गलत पूछा है, जब गलत पूछा है भैया, जब गलत पूछा है तो फर्स्ट तो ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साउंड टाउन में सीटाडेल है, अपने आप दोनों गलत हो गए।
एवरी बिल्डिंग वॉज मेड ऑफ सैंडस्टोन, हर बिल्डिंग सैंडस्टोन की बनी हुई थी, ये भी बात गलत है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा बट इज नॉट कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द रिलीजन, बुद्धा के कंटेम्प्रेरी हैं लेकिन अपने धर्म के पहले संस्थापक नहीं माने जाते हैं, यही वॉज महावीर। 24वें तीर्थंकर थे ना, 24th तीर्थंकर थे ये, पहले तीर्थंकर तो ऋषभ देव थे जिनका सिंबल क्या था, बुल था, इनका क्या था, लायन था, पता है हमें, ठीक है। तो फाउंडर तो नहीं थे, जैसे गौतम बुद्ध जो थे अपने डायनेस्टी के फाउंडर थे, लेकिन ये नहीं थे, है ना। और 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे जिनका क्या था, अब सरपेंट यानी सांप था उनका सिंबल। गौतम बुद्ध जी के लाइफ के इंसिडेंसेस आपको पता होना चाहिए। 29 की एज में उन्होंने ग्रह त्याग किया था जिसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, ठीक है। उसको हम हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और बर्थ को लोटस से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो पीपल ट्री के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट यानी निर्वाण मिला था। और जिन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, उसको हम व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं। सारनाथ वाराणसी में वो दिया था। और महापरिनिर्वाण उनकी डेथ को बोलते हैं, ठीक है। महामाया इनकी मदर का नाम था बुद्ध जी के, और इनके फादर का नाम क्या था, इनके फादर का नाम था सुद्धोधन, ठीक है। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जो महावीर स्वामी के पिता का नाम था। आगे बढ़ते हैं। खरावेला वॉज, तो खरावेला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ईस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया मतलब यहाँ पर छेदी डायनेस्टी जो थी, छेदी डायनेस्टी उड़ीसा के पास में, उसके रूलर थे खरावेला। ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर होगा। शुंग पुष्यमित्र शुंग फाउंडर थे, इन्हीं के बेटर थे कौन, अग्निमित्र, जिनके नाम पे मालविका अग्निमित्र जो प्ले है वो कालिदास ने लिखा था, ठीक है। और वर्धन हम देख चुके हैं, वही पुष्यभूति डायनेस्टी को ही वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं। और गुप्त डायनेस्टी के बारे में भी देख चुके हैं। 126 करेंगे, तो इनमें से वत्स महाजनपद की कैपिटल क्या है। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, निखिल अग्रवाल, जैसे कि हम और तुम कंटेम्प्रेरी हैं, जिस टाइम पे हम जी रहे हैं उसी टाइम पे तुम जी रहे हो, ठीक है, इस टाइप का। चलिए, तो वत्स की कैपिटल क्या होगी। हाँ जी। तो यूट्यूब इंडिया को आपका मैनेजर मिला है नहीं। अरे यार, उन लोगों ने ये बोला था कि आप इस फॉर्म को फिल करो, मैसेज आया था तुम लोगों ने, मेरे से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैसेज करिए, आप हमें फॉलो करिए, आपको मैसेज करेंगे। तो मैंने फॉर्म वॉर्म भरा, बोलते हैं एक दिन के अंदर कोई रिप्लाई करेगा, और एक दिन क्या, वो 3 दिन से ज़्यादा का समय हो गया और अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है यूट्यूब की, मतलब उनकी तरफ से कोई मेल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब एकदम ही सड़ियल माहौल चल रहा है इनका। मतलब एटलीस्ट दो दो मेल से मेल कर रखा है, और ट्विटर में भी कर रखा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। फिर से करना पड़ेगा एक बार। तो वत्स की जो है, ठीक है, ये तो वज्जी की हो जाएगी, ये तो जैन की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा कौशाम्बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वत्स की कौशाम्बी है। और अंगा की चंपा है जो सबसे ईस्टर्न साइड में महाजनपद था। महाजनपद अगर हम बात करेंगे तो जो दीग निकाय करके टेक्स्ट था उसमें हमें देखने को मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। और जो जैन टेक्स्ट था भगवती सूत्र, उसमें देखने को मिलते हैं 16 महाजनपद। मगध की राजगीर थी या फिर राजगिरी, राजगिरी से जो पाटलिपुत्र है कैपिटल किसने शिफ्ट करी थी, काशी की काशी, वत्स कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती, सुरसेन मथुरा, पंचाल एम्पित्य, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, छेदी आपकी बांदा,
अवंती उज्जैन में, फिर महेशमती, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, पुंछ, अस्मक, प्रतिष्ठान या पैठान और वज्जी वैशाली और मल्ला की कुशीनारा थी। ठीक है, अगर कुशीनारा में ही डेथ हुई थी किसकी, गौतम बुद्ध जी की। अगला है इन दी वैदिक पीरियड एजुकेशन वॉज बिगन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एजुकेशन किससे स्टार्ट होता था, तो भाई देखो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, इस पर सीजीएल में भी क्वेश्चन बना है टीयर 1 में। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं, जिनमें कि सबसे पहला तो आता है आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब आपका 0 से लेकर 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। उसके बाद गृहस्थ जीवन जिएंगे, गृहस्थ जीवन जिएंगे 25 से लेकर 50 साल के बीच में गृहस्थी की चीज़ें संभालेंगे आप। एंड उसके बाद आप हो जाएंगे वन को प्रस्थ। ठीक है, वन प्रस्थ हो जाएंगे आप, यानी कि आप वन की ओर चले जाएंगे 50 के बाद। और उसके बाद जो है आप क्या कर देंगे, संन्यास ले लेंगे। ठीक है, तो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ ध्यान रखना। तो एजुकेशन में गृहस्थ तो नहीं आएगा। ठीक है, उपनयन, इस संस्कार, एक संस्कार होता है उपनयन। ठीक है, एजुकेशन इसी के साथ स्टार्ट होती है, उपनयन का संस्कार के साथ। वनप्रस्थ भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, गृहस्थ के बाद आता है वनप्रस्थ, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। नियोग एक काइंड ऑफ मैरिज होती है, शादी को बोलते हैं नियोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 128। वेयर वॉज द इंडिया हाउस स्टैब्लिश टू वर्क फॉर इंडियन लिबरेशन। इंडिया हाउस कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, तो इंडिया हाउस आपका स्टैब्लिश हुआ था लंदन में। श्याम जी कृष्णा वर्मा ने इसको स्टैब्लिश किया था। श्याम जी कृष्णा वर्मा जी ने इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है, अच्छा, गदर पार्टी का हेडक्वार्टर ध्यान रखना सैन फ्रांसिस्को में बना था। गदर पार्टी कब बनी थी, गदर पार्टी बनी थी 1913 में, 1913 में। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, इन लोगों ने बनाई थी। और 1914 में कोमागाटा मारो इंसिडेंट हुआ था। हु वॉज सेंट एज एन एनवॉय टू चाइना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे किसको एज एन एनवॉय भेजा गया था चाइना में, तो सही आंसर होगा यहाँ पर इब्ने बतूता। आप आराम से गेस कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है इब्ने बतूता जो है एक मोरक्कन ट्रैवलर था ना, मोरक्को से, जिसने कौन सी किताब लिखी थी, बुक लिखी थी, रिहला। और वो एक्चुअली में मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दीवाने को ही किसने स्टैब्लिश किया था, हमने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। बलबन ने, ध्यान रखना, दीवाने अर्ज जो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसको स्टैब्लिश किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स एंड दीवाने खैरात दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डोनेशन को स्टैब्लिश किया था। कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मुगल रूल। मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था भाई अकबर इन 1571। सेकेंड बैटल 1556 में लड़ा गया था और महाराणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर। आसान सा सवाल है, क्यों कि बाबर के कंटेम्प्रेरी महाराणा प्रताप सिंह नहीं थे, क्योंकि जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था 1556 में, उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा गया था 1576 में। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा गया था। उस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह वर्सेस अकबर की फोर्सेस थीं। तो इसलिए महाराणा प्रताप सिंह बाबर के नहीं, अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। महाराणा प्रताप सिंह के जो दादाजी थे, महाराणा प्रताप सिंह के जो दादाजी थे राणा सांगा, वो अकबर के दादाजी यानी बाबर के कंटेम्प्रेरी थे, यानी राणा सांगा के कंटेम्प्रेरी थे बाबर, और महाराणा प्रताप सिंह के थे अकबर। तो ये सही है। हमने देखा था मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, मनसब अलॉट की जाती है जट के, मैंने कितने आपने आर्मी पर्सन मेंटेन कर रखे। तो आंसर यहाँ पर होगा बोथ 1 and 2। और अकबर ने किसका एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्ट किया था, शेर शाह सूरी का। ठीक है, मोपला अपराइजिंग जिसको मपिला रिवोल्ट भी बोलते हैं, मालाबार अपराइजिंग बोलते हैं। मालाबार मतलब आपका केरल। ठीक है, 1920 के टाइम पे ये जो है रिवोल्ट हुआ था, 1921 के टाइम पे। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया वॉज द कमालपुरम टैंक बिल्ट। तो कमालपुरम टैंक एक स्टेप्ड टैंक था, और स्टेप्ड टैंक के लिए जाना जाता था हमारा कौन सा किंगडम, विजयनगर एम्पायर। ऑप्शन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड अलेक्जेंडर इन्वेड पंजाब एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड ही डाई। तो अलेक्जेंडर ने कब इन्वेड किया था, तो 326 BC में और 323। अब ये मत सोचना कि इन्वेड इस साल किया था और मरा इस साल, ये पहले आया होगा, ये बाद में आया होगा। ठीक है, सिंपल सा वही होगा। इतना तो BC और AD का कॉन्सेप्ट पता होगा कि BC में जब हम आगे चलते हैं तो चीज़ें घटती जाती हैं। ठीक है, तो 326 BC में इन्वेड किया था, जिसमें हमने पढ़ा था बैटल ऑफ हिडास्पीस, झेलम रिवर के किनारे पोरस के खिलाफ युद्ध लड़ा था उसने। और उस समय पे कौन यहाँ पर जो हमारा महाजनपद था दैट इज़ मगध, यहाँ पर किसका रूल था, तो ध्यान रखना नंदा डायनेस्टी के रूलर जो थे धनानंदा। ठीक है, वो उनका रूल था। ठीक है, नंदा डायनेस्टी का रूलर फाउंडर कौन था, महापद्मानंदा। लास्ट रूलर थे धनानंदा, जिनको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था।
ठीक है। मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्प्रेस। तो मोती मस्जिद 3 है, दिल्ली वाली औरंगजेब ने बनवाई है, लाहौर वाली जहांगीर ने बनवाई है और आगरा वाली शाहजहां ने बनवाई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ध्यान रखना दिल्ली वाली औरंगजेब ने बनवा रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स दैट स्प्रेड टू नदर्न इंडिया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी वॉज नॉट मैंशनड इन दी एन अकबरी में कौन सी मेंशन नहीं है? तो ध्यान रखना टोबैको नहीं मेंशन है, बिकॉज टोबैको को पोर्चुगीज़ लेके आए थे, इंट्रोड्यूस किया था, और अभी तक तो पोर्चुगीज़ आए नहीं थे। पोर्चुगीज़ ध्यान रखना, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक 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 ठीक, पोर्चुगीज़ तो आ गए थे इस टाइम पे, लेकिन अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स दैट स्प्रेड टू द नॉर्दर्न इंडिया इन द अर्ली, ओके ठीक है। 1498 में तो आ गया था वास्को डी गामा। ठीक है, कैलिकट के राजा जो जेमोरिन थे उनके कोर्ट में आया था, और रेगुलरली अब आ चुके थे, टोबैको भी इंट्रोड्यूस हो चुका था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नदर्न इंडिया में आ गए थे लोग, बट नदर्न इंडिया में आ तो गया था, इसका स्प्रेड तो हो गया था, लेकिन एन अकबरी में इसका मेंशन नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर इसमें टोबैको ही होना चाहिए। वीट और अरहर और इंजवार का तो बड़ी कॉमन क्रॉप्स हैं जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो होती होंगी, और उस समय मेंशन होगा, बिकॉज टोबैको रिसेंट में इंट्रोड्यूस हुआ होगा, इसलिए इसका मेंशन नहीं हुआ होगा। ठीक है, पोर्चुगीज़ ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 16th सेंचुरी में। 1498 में तो आया ही था कौन, आपका वास्को डी गामा। तो ऐसा तो नहीं तम्बाकू साथ में ही लेके आया होगा, बाद में इंट्रोड्यूस हुई होगी कल्टीवेशन वगैरह तो 16th सेंचुरी में, है ना। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? ज़्यादातर 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। धलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। हु अमंग द फॉलोइंग मैरिड द मुगल एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव्ड द टाइटल नूर जहां? तो किसने, ठीक है, तो नूर जहां का टाइटल किसको मिला था? तो ये मिला था आपका मेहरुन्निसा को। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, नूर जहां का टाइटल जहांगीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 139 एंड इट इज़ रेलवे PYQ कब होगा? हो जाएगा जल्दी। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द टेम्पल ऑफ खजुराहो? तो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल किसने बनवाए थे? चंदेल डायनेस्टी के रूलर ने बनवाए थे, और इसी में ही आपको कंदरिया महादेव मंदिर देखने को मिलता है, कंदरिया महादेव। ठीक है ठीक है, तो जल्दी से इसको अटेम्प्ट करिए, क्या सही आंसर होगा? तो इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड स्पिरिचुअल परस्यूट। ह्यूमन एक्सपीरियंस, अगर आप इसकी वॉल्स को देखेंगे तो यहाँ पर वो जो पूरी काम सूत्र है उसके पूरा सब डिपिक्शन है यहाँ पे, जो डिफरेंट सेक्सुअल पोजेज होते हैं। जैन एंड हिंदू टेम्पल्स आर ऑल्सो फाउंड एट खजुराहो, ट्रू। ठीक है, चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने लेकिन बनवाया था। 64 योगिनी मंदिर जो है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 64 योगिनी मंदिर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑल A, B एंड C। विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स वॉज हिंदू विडोरी मैरिज एक्ट पास हुआ था? तो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डलहौजी का नाम याद रखेंगे इसमें, उनके टाइम पे पास हुआ था, डलहौजी के टाइम पे, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के एफर्ट्स की वजह से। तो विच क्रॉनिकलर ऑफ द मेडिवल एज रिकॉग्नाइज दैट रजिया वॉज मोर एबल? वही जो भी मैं बात कर रहा था, मिनहाज सिराज ने अपनी किताब ताबक़त नसीरे में ये चीज़ बोली थी। फर्स्ट सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर किस डायनेस्टी ने इस्टेब्लिश किया था? सब कॉन्टिनेंटल का मतलब है एक कॉन्टिनेंट की मल्टीपल कंट्रीज तक जो एम्पायर फैला हो, तो ये मौर्यन एम्पायर था पहला। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक, यहाँ तक गया था इसका, तो मौर्यन एम्पायर होगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ये सब कुशान उशान तो बड़ी छोटी तक रह गए थे। गुप्ताज भी थोड़े से गोल्डन एज बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा फैल नहीं पाए थे, फैले थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो प्रेजेंट एरिया, वहाँ तक गए थे ये। ठीक है, सातवाना तो सिर्फ यहीं तक थे, महाराष्ट्र वाले रीजन में। हुआ अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने फाउंड किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? 1784 में किया था। डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट किया था 1775 में, खत्म किया था 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने। सेलिकस निकेटर किसका कंटेम्प्रेरी था? तो सेलिकस निकेटर किसका होगा? सेलिकस निकेटर को हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हेलिना इसकी लड़की थी, उसे शादी कर ली थी। ये जो था सेलेसिड डायनेस्टी का फाउंडर था। सेलेसिड डायनेस्टी एक्चुअल में जो अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया था यहाँ पर 326 BC में, तो इसी का मिलिट्री कमांडर था जिसको अलेक्जेंडर यहाँ पे छोड़ गया था। तो यहाँ पर चाणक्य सही आंसर होगा, है ना। ऑब्वियस बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में चाणक्य जी थे जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, जो कि अर्थशास्त्र के बारे में बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो पॉलिटिकल सिनारियो के बारे में किताब थी। कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे, विमा कटफिसेस के बाद आए थे। कालाशोक, याद करो आप, कालाशोक जो है ये शिशुनागा जो डायनेस्टी है, शिशुनागा डायनेस्टी, उसके रूलर थे ये। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए कि पहली जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल थी 483 BC में जो हुई थी, उसको लीड किया था अजातशत्रु ने। उस सेकंड वाली को लीड किया था जो 383 BC में हुई थी, कालाशोक ने। तीसरी वाली को लीड किया था
अशोक ने, और लास्ट वाली जो 78 AD के टाइम पे हुई थी उसको कनिष्क ने लीड किया था, या फिर पैटर्नाइज किया था, नॉट लीड किया था, पैटर्नाइज किया था। ए के अशोक, सॉरी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज यूज बाई द संगम पोएट फॉर कंपोजिंग द टेक्स्ट, तो किसका यूज़ किया था? तमिल का। दूसरी जो संगम हुई थी उसमें कौन सा एक टेक्स्ट कंपोज हुआ था, उसको हम क्या बोलते हैं? तोलका पीएम। तोलका पीएम जो सेकंड संगम में टेक्स्ट कंपोज हुआ था, तमिल टेक्स्ट था वो। ठीक है, और एक जरा बताएंगे इडांगो अडिगल ने कौन सा टेक्स्ट लिखा था? इडांगो अडिगल ने, तो ध्यान रखना इन्होंने कौन सा टेक्स्ट लिखा था, इंपॉर्टेंट है। मनी में गलई, ठीक है, मनी में गलई, मनी में कलई, ठीक है, इन्होंने टेक्स्ट लिखा था, ध्यान रखना, जिसमें कि माधवन को कन्नगी और कोवलन की स्टोरी है इसमें। वो अमंग द फॉलोइंग वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली व्हेन बहमानी किंगडम वॉज फाउंडेड, तो दिल्ली में कौन बैठा हुआ था? तुगलक, ठीक है, तुगलक बैठा हुआ था भाई। 1336 के टाइम पे बना था आपका विजयनगर, और 1347 के टाइम पे बना था ये बहमानी। ये भी दोनों कंटेम्प्रेरी थे, बहमानी और विजयनगर। उस टाइम तुगलक बैठा हुआ था। 1928 में हुआ अमंग द फॉलोइंग रोट द कांग्रेस पार्टीज नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट किसने मतलब लिखी थी? तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी की लीडरशिप में, पीछे देखे थे। Which among the monument of Vijaypura was a whispering gallery where subtle sounds can be heard clearly even from a distance of 37 मीटर दूर भी अगर आप खड़े हो तो बहुत छोटे से भी वॉइसेस आप सुन सकते हो। इट इज़ गोल गुम्बद, जिसको कि किसने बनवाया था, या आर्किटेक्ट कौन था इसका? आर्किटेक्ट था याकूत ऑफ दाबुल। लेकिन बनवाया किसने था? आदिल शाह ने बनवाया था। आदिल शाही डायनेस्टी का कहाँ पे रूल था? तो इनका रूल था बीजापुर में, रूल था, ध्यान रखना, बीजापुर में रूल था इनका। तो वहीं पर है गोल गुम्बज, जो कि वर्ल्ड का सेकंड और इंडिया का और एशिया का सबसे लार्जेस्ट डोम आर्किटेक्चर है। 149 टैक्स नोन एज भाग वॉज लेवीड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड ऑफ एंशंट इंडिया, तो भाग जो है किस पे लगाया जाता था? तो भाग जो लगाया जाता था वॉज लेवीड ऑन द कल्टिवेटर्स, जो कल्टिवेट करते थे, ठीक है, कल्टिवेटर्स पे भाग लगाया जाता था महाजनपद पीरियड के टाइम पे, ठीक है। और बाली जो था, एक सेकेंड, बाली वॉज अ काइंड ऑफ मतलब जो ऑफर करना होता था, वॉलेंट्री टाइप था ये, ठीक है, जो आप ऑफर करना चाहते हैं। मौखरी कहाँ पे रूल कर रहे थे? तो मौखरी वही ग्रह वर्मन, ईशान वर्मन, उनकी कैपिटल पहले क्या थी? कन्नौज थी। विच सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम साउथ इंडिया फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाया था 1924 के टाइम पे? ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर 1924 में, और इन्हीं को ही हम पेरियार के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, इन्हीं को हम पेरियार के नाम से जानते हैं, ठीक है। श्रीधरलू नायडू किस लिए जानते हैं इनको? इन्होंने क्या बनाया था? ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया बनाया था, किसके साथ मिलके? केशव चंद्र सेन के साथ मिलके बनाया था इन्होंने, केशव चंद्र सेन के साथ मिलके के श्रीधरलू नायडू ने ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया बनाया था। 152 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ आवर रेन, सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? तो अभी देखा था हम लोगों ने कौन थे। अग्नि तो थे, गॉड और ह्यूमन के बीच के लिंकेज थे, लेकिन इंद्र जो थे सबसे, क्योंकि इंद्र बारिश करवाते थे ना, इंद्र बारिश करवाएंगे तो बारिश की नीड होती थी। स्टेटमेंट कौन सा सही है? हड़प्पन कल्चर स्प्रेड ओनली, ओनली गलत है, और सिर्फ सिंध और पंजाब में था, गलत है। क्यों? एक तो ओनली जैसे ही है, ओनली, ऑलवेज, नन, नेवर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ गड़बड़ होगी वहाँ पे, ठीक है। तो सिंध और पंजाब में ही सिर्फ था, ऐसा तो है नहीं भाई, महाराष्ट्र तक था वो, दैमाबाद किया गया था, ठीक है, जम्मू कश्मीर तक गया था वो, तो ये तो यार गलत होगा ना, बिल्कुल पहला वाला गलत होगा। द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर वॉज हैज़ बिन डिसाइफर्ड, नो। हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन पीरियड को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इसीलिए बोलते हैं बिकॉज उसकी जो स्क्रिप्ट थी, जो बॉस्टेफोडॉन था, बॉस्टेफोडॉन तरीके से लिखते थे ये। बॉस्टेफोडॉन का मतलब होता है ऐसे ऐसे ऐसे, राइट से शुरू करना देन। और इनकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, यानी कि पिक्चर्स के फॉर्म में थे, ये पिक्चर्स के फॉर्म में लिखते थे, मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में डिपिक्ट करते थे, लेकिन उसको आज तक डिसाइफर नहीं कोई कर पाया कि उन्होंने लिखा क्या है, ठीक है। तो इनके बारे में जो हमें टेक्स्ट मिलता है वो जो मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन है, वहाँ से हमें चीज़ें पता चलती हैं। क्लियर है इतनी चीज़? तो दूसरा भी गलत होगा। एट बरियल्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, तो गड्ढों में उनको डालते थे, बिल्कुल सही है। ग्रेनरी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन और फाउंड इन हड़प्पा ओनली, ग्रेनरी सिर्फ हड़प्पा में मिली। अरे भाई सबसे बड़ी ग्रेनरी तो मोहनजोदारो में मिली है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। और उनका जो ध्यान रखना, जो प्लेटफॉर्म होता था जैसे ग्रेट बाथ वगैरह का, वो सर्कुलर, उनका सॉरी रेक्टेंगुलर, जैसे रेक्टेंगुलर वो बेस होता था उनका, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
हु अमंग द फॉलोइंग साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765? तो किसने साइन की थी? शाह आलम सेकंड, जो मुगल रूलर था। रॉबर्ट क्लाइव, डुअल गवर्नमेंट बंगाल में स्टार्ट किया था। मेगालिथ का मतलब क्या होता है? बड़ा सा पत्थर। ये जो है ग्रीक लैंग्वेज के शब्द हैं, हिब्रू के नहीं हैं, ग्रीक के हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स टुक प्लेस इन द ईयर 1761? में क्या हुआ था? तो पानीपत का हाँ क्या हुआ था? तीसरा वाला हुआ था, ऑप्शन नंबर थर्ड। किसके बीच में हुआ था? मराठा वर्सेस अफगान्स। जीत किसकी हुई थी? अफगान्स की। कौन लीड कर रहा था अफगानी फोर्सेस को? अहमद शाह अब्दाली लीड कर रहा था, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। पढ़ चुके हैं। वनडी वॉश, ये जो है आपका थर्ड कार्नेटिक वॉर का, सॉरी हाँ मैं थर्ड कार्नेटिक बोल रहा हूँ, थर्ड, हाँ एंग्लो सॉरी जो कार्नेटिक राइवलरी थी, एंग्लो कार्नेटिक राइवलरी, उसका पार्ट था ये। और 1760 में हुआ था, 1760 में फ्रांसीसियों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। पानीपत दूसरा बता चुके हैं आपको, ठीक है। किसके बीच में हुआ था? अकबर की फोर्सेस और जो महाराणा प्रताप, सॉरी हेमू की फोर्सेस, नॉट महाराणा प्रताप, उनके बीच में तो हल्दी घाटी हुआ था। अकबर की फोर्सेस लेड बाई बैरम खान और महाराणा और हेमू की फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पर आपको मैच करना है, साउथ इंडिया के किंग्स हैं और डायनेस्टी को मैच करना है, जल्दी से मैच करिए। यस पुडुचेरी। बस 200 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपके होमवर्क होंगे। सिर्फ 200 क्वेश्चंस करने अपने को, ठीक है। सर डिफेंस चैनल का कुछ बताओ, मैं तो डिफेंस बाला हूँ। अरे भाई बाला हो, अब क्या करें, गैप चल रहा है। हम ट्विटर कैंपेन एक करेंगे अभी, ठीक है। ट्विटर कैंपेन अभी एक होना है। ठीक है, तो अभी ट्विटर कैंपेन करेंगे, फाइनल एक जोड़ लगाएंगे। इडांगो अडिगल सिलापडिकरम, क्या? ओके ओके ओके, यस 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 यस। शीला पडिकरम लिखी थी इन्होंने, ठीक है। मनी में कलाई जो है डॉटर थी कोवलन और माधवी की, कोवलन और माधवी की डॉटर थी वो। और उसके बारे में लिखा गया था, एक अलग से किताब थी मनी में कलाई। ये जो थी वो शीला पडिकरम थी, यस शीला पडिकरम, ठीक है। जिसमें कि कोवलन, कन्नगी और माधवी की ट्रायंगुलर जो लव स्टोरी उसके बारे में है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? बड़ा आसान सा है। कृष्णदेव राय किसके थे? तुलुप के। तो सेकंड का डी होगा, तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन अपने आप में ही, ठीक है। पांड्या की कैपिटल क्या थी? मदुरई थी। इनका एम्बलम क्या था? फिश था। चेरा की कैपिटल क्या थी? वंजी थी। इनके पोर्ट क्या थे? वो थे मुजरिस और टोंडी इनके पोर्ट थे। और इनका बो एंड एरो इनका सिंबल था। चोला की अगर बात करेंगे, टाइगर एम्बलम था और कैपिटल तो तंजौर थी इनकी। पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? तो बादामी तो चालुक्यास की थी। आईहोल पुला मतलब चालुक्यास की कैपिटल नहीं थी, लेकिन एक चालुक्यन सिटी ही थी ये। कांचीपुरम मैंने बताया था, सिम्हा विष्णु फाउंडर थे इसके। मदुरई तो पांड्या की थी। वो अमंग द फॉलोइंग, और पांड्या का जो पोर्ट साइट था, ध्यान रखना, वो कोड़कई था, ये पांड्या का था। और पुवड़ किसका था? जिसको कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं, ये चोला का था, ठीक। इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में बनता है, 1876 में, कौन बनाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस। पंचमहल बताया था आपको। फतेहपुर सीकरी किसने स्टैब्लिश की थी? फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाई थी, है ना, कि किसके? शेख सलीम चिश्ती के नाम पे। और पंचमहल वहाँ पर बनवाया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये भी सीजीएल 2022 में सवाल पूछा जा चुका है। वेदाओं को श्रुति बोलते हैं। यस, ऋग वेदा कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल हैं, इसमें 10 बुक्स से बना हुआ है, जिसको हम मंडल के नाम से जानते हैं। जिसमें कि हमें पता है कि थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में दिया हुआ है, 9वें मंडल में भगवान सोम के बारे में दिया हुआ है, और 10वें और आखिरी मंडल में पुरुष शुक्ता के बारे में दिया हुआ है। यानी कि एक जैसे ब्रह्मा जी, जैसे उनके पैर फीट से निकले हैं शूद्र, थाई से निकले हैं क्षत्रिय, और आर्म से यानी कि जो हाथ है वहाँ से क्षत्रिय निकले, और सिर से ब्राह्मण से निकले हैं। तो ये पूरा सुषुप्ता का पूरा सुषुप्ता का हाइम है, जो 10th मंडल में दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैच दी मॉन्यूमेंट्स विद देयर रिस्पेक्टिव बिल्डर्स। तो जामा मस्जिद, इलाहाबाद फोर्ट, किला वन और कुनहान मॉस्क, जामा मस्जिद एट संभल। तो जामा मस्जिद जो आपकी, हाँ, दिल्ली वाली है, इसको तो बनवाया था किसने? शाहजहां ने, ठीक है। तो ए का तो 3 होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला तो दोनों चले गए। इलाहाबाद का फोर्ट
ये अकबर का होगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि जो आपका किला वन ऑफ कुन्हान मॉस्क है, ये जो किला है ये शेर शाह सूरी ने, और जामा मस्जिद जो संबल है, वो जामा मस्जिद जो संबल है वो बाबर ने बनवाई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर होगा। दिल्ली वाली जो जामा मस्जिद है उसको शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। 163, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सॉट टू रिवाइव वैदिक लर्निंग एंड कंबाइन इट विद मॉडर्न एजुकेशन इन दी साइंसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सॉट टू रिवाइव वैदिक लर्निंग। तो वैदिक लर्निंग को किसने रिवाइव करने का सोचा था और कंबाइन किया था मॉडर्न एजुकेशन इन दी साइंसेज से? तो ये काम करने का काम किया था राजा राम मोहन रॉय की ब्रह्मो समाज नहीं। वेदों की जब बात आएगी तो भाई आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ही नाम आएगा। उन्होंने ही बोला था गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की जब बात आएगी तो आर्य समाज की बात आएगी। क्लियर है? प्रार्थना समाज हम देख चुके हैं, आत्माराम पंडुरंग 1867, परमहंस मंडली होगा 1840 या फिर 1849, वो दादोबा पंडुरंग, दोनों महाराष्ट्र में, और इन दोनों को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। कानपुर 25 अभी डिस्कस किया था, सरोजनी नायडू, ठीक है। यानी फोर्थ का तो सी होगा ये दोनों, ठीक है। कांग्रेस के सेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। पहला 1885 में हुआ था, आपको पता है, उमेश चंद्र बनर्जी, यानी पहले का डी होगा। पहले का डी दोनों में ही है, सेकेंड और फोर्थ में। फिर 1907 का जो सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे कांग्रेस बट गई थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। तो रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी बोस तो इंडियन नेशनल आर्मी से एसोसिएटेड थे, आज़ाद हिंद फौज से, ठीक है। और ये जो है आपका साइनी जे हो जाएंगे। तो ए, एक सेकेंड, डी ए बी सी ऑप्शन नंबर फोर्थ। द फेमस जैन टेम्पल एट दिलवाड़ा जैन टेम्पल किसने बनवाया था? वास्तुपाल ब्रदर्स ने बनवाया था, बिल्ट बाई सोलंकी रूलर्स थे ये। और ये किस आर्किटेक्चर ऑफ नगर में भी मैंने आपको एक पर्टिकुलर बताया था, अगर आपको याद हो, तो वो कौन सा आर्किटेक्चर है जिसमें कि ये बना है? तो आंसर है माउंट अबू। माउंट अबू राजस्थान में ये बने हुए हैं, जिनको दिलवाड़ा जैन टेम्पल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या रहमतुल्लाह, क्या इसका आंसर होगा? आया नहीं अभी भैया, मारू गुर्जर, ठीक है। अब आया, सबसे पहले किसका आया है? भूमिका गुप्ता ने बताया है, बिल्कुल सही है। तो माउंट आबू से मारू गुर्जर ध्यान रख सकते हो। मारू गुर्जर जो आपके गुजरात वगैरह में सोलंकी डायनेस्टी थी, सोलंकी रूलर्स थे, तो गुजरात वगैरह में, और जो आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे वो इसी में है, ठीक है। द रॉक कट केव्स इन कर्नाटक मेनली एट बादामी एंड आईहोल वर बिल्ट अंडर द पैटर्नेज ऑफ। तो बादामी कैपिटल किसकी थी, आईहोल किसका होगा भैया? चालुक्य का होगा, सिंपल सा है, ठीक है। अब आसान आसान से क्वेश्चन है सब, आपको पता है, टफ हार्ड से इजी के ऑर्डर में है। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड इंडिया कम टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन? तो ब्रिटिश क्राउन के नाम से डायरेक्ट रूल हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया 1858 के एक्ट से। डुअल जो डुअल सिस्टम, बोर्ड ऑफ गवर्नर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चल रहा था, वो खत्म कर दिया गया। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन को क्रिएट कर दिया गया, और उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल को क्रिएट कर दिया गया। ये सारे काम कर दिए गए, ठीक है। सीटाडेल एरिया हैज़ अ ह्यूज मड डैश प्लेटफॉर्म। सीटाडेल एरिया में किसका ह्यूज मड प्लेटफॉर्म है? विच इज 6 मीटर हाई एंड अंडरलाइंस ऑल द कंस्ट्रक्शन। सीटाडेल एरिया हैज़ अ ह्यूज मड ऑफ स्टोन, रॉक, वुड या ब्रिक। तो ब्रिक होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, तो ब्रिक, ह्यूज मड ब्रिक। 169, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स इशूड सिल्वर कॉइन्स इन द ऑनर ऑफ हिज वाइफ मेहरून निसा। तो अभी देखा था भाई, मेहरून निसा किसकी वाइफ थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा जहांगीर की वाइफ थी। तो जहांगीर के नाम पे उसने सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। शाहजहाँ से कम था क्या जहांगीर? इसी से तो इंस्पायर हुआ था शाहजहाँ, तभी तो उसने ताजमहल बनाया अपनी वाली के लिए। परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस नॉट प्रेवलेंट, कहाँ पे प्रेवलेंट नहीं था? बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, उड़ीसा में। तो भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो सब एक आसपास पड़ते हैं, पंजाब इतना दूर है। पंजाब में तो क्या आया था? महालवाड़ी आया था, बताया थे आपको थोड़ी देर पहले, बताया थे कि नहीं? ठीक है। महाल मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी विलेज हेडमैन से पैसा कलेक्ट किया जाता था, और ये 1822 में आया था। बस आखिरी के 30 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इनको ख़त्म कर लेते हैं, फिर छुट्टी नहीं, ट्विटर में थोड़ा सा आपको सहयोग करवाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद छुट्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वॉज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग इन 1919 में? तो सैडलर तो एक यूनिवर्सिटी कमीशन था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए तो बना था, और जलियांवाला बाग के लिए हंटर। अब तुम बोलोगे सर हंटर एजुकेशन कमीशन था जो रिपन के टाइम पे आया था, तो वो तो एक एजुकेशन कमीशन तो था ही। इससे पहले मतलब इसके बाद में भी बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखने के लिए, ये था। पील जो आयोग बना था वो इंडियन आर्मी में इंडियंस की संख्या कितनी रखनी चाहिए उसको देखने के लिए पील कमीशन बैठाया गया था। 1858 के एक्ट में क्या किया गया था? इंडियन आर्मी में इंडियंस के नंबर को घटा दिया गया था
पील कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ही, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 172 ब्रह्मो समाज द थीस्टिक मूवमेंट विद इन हिंदुइज्म वॉज फाउंडेड बाई राजा राम मोहन रॉय इन द ईयर 1828, 1828 में। 1839 में तत्वबोधिनी सभा निकली थी, ध्यान रखना, और 1814 या 15 में आत्मीय सभा बना था। बलबन्स रूल वॉज एन एब्सोल्यूट डेस्पॉट लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो क्या हुआ था, बलबन का जो रूल था, तो इसने क्या किया था, चालीसा का जो सिस्टम था, चालीसा जो सिस्टम था जो स्टैब्लिश किया था ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स तुर्कानी चहलगानी इल्तुतमिश ने, वो खत्म हो गया था इससे। ठीक है, अगला हिंदुइज्म, हिंदूज को क्यों अपॉइंट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, चलो अगला है 174 वो अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ गरम दल। गरम दल अ पॉलिटिकल रैडिकल ग्रुप। तो गरम दल मतलब वही नरम दल और गरम दल। गरम दल मतलब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की बात हो रही है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। तो पूछ रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट, पता नहीं शायद इंग्लिश में भी ऐसे ही पूछा, गरम दल लिख के पूछा। तो लाल बाल पाल थे मेनली, और लाल बाल पाल में सिर्फ पाल जी का नाम है, तो पाल जी को क्लिक करेंगे इनको। ठीक है, ये सब मॉडरेट में आते थे, मॉडरेट होते ये, नरम दल में थे ये। ठीक है, नरम दल और गरम दल में विभाजन होता है 1907 को सूरत स्प्लिट में, और दोनों एक कब होते हैं, 1916 में लखनऊ में, जहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी एक पैक्ट साइन होता है, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जहाँ ज्वाइंट डिमांड रखी जाती है ब्रिटिशर्स के सामने। और इस सेशन को प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। जो 1907 वाला हुआ था उसको रास बिहारी घोष ने। पुष्यमित्र शुंग की कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र, कलिंग, नालंदा या फिर कटक। तो आंसर होगा पाटलिपुत्र कैपिटल थी। ठीक है, फर्स्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज वॉरेन हेस्टिंग अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो पहला ही था। वेयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड बाई ब्रिटिशर्स। तो 1930 में पहली होती है, दूसरी होती है यहाँ पर, और तीसरी होती है यहाँ पर। तीनों ही लंदन में होती हैं, और दूसरी में पार्टिसिपेट करते हैं कौन, कांग्रेस। और कांग्रेस का नेतृत्व तो कौन करते हैं, गांधी जी करते हैं। तो ये एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले हमारे अंबेडकर जी थे। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड अ सबर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगालपुरम आफ्टर हिज मदर। अपनी मम्मी के नाम पे। तो अभी हम लोगों ने देखा था किसने बनाया था, कृष्ण देवराय ने, केडीआर ने। ठीक है, अब सब वही रिपीट हो रहे हैं। सदाशिव राय तो लास्ट थे जब बैटल ऑफ ये तालीकोटा हुआ था ना 1565 में, राक्षसी तांगड़ी वाला, तब ये थे। ठीक है, सदाशिव राय। और अली रामा राय जो है एक्चुअल में लीड कर रहे थे। रूलर कोई और था, और ऐसे समझ लो कि प्रेसिडेंट कोई और था, प्राइम मिनिस्टर कोई और था। ठीक है, तो राम राय तो रूलर थे, लेकिन सदाशिव राय मेन जो है दिमाग लड़ा रहे थे अपना पूरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अचीव देवराय के टाइम पे कौन आया था, फरनाउन उनीज आया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज HVD, दैट इज हेनरी विवियन डेरोजियो, अ टीचर ऑफ हिंदू कॉलेज। तो कौन सा बनाया था इन्होंने, परमहंस पंडित देख चुके हैं, दादोबा पंडुरंग। SNDP श्री नारायण गुरु केरल में। ठीक है, रहनुमाई मजदयान सभा भी नहीं होगा इसका। ठीक है, बिकॉज इसमें तो दादा भाई नरोजी जी इन्वॉल्व थे, और भी लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन ये पर्शियन एक फारसी था। आंसर होगा यंग बंगाल मूवमेंट। कब, 1830s के टाइम पे, या फिर 1829 के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और मेनली फिर 1830s के टाइम पे, लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाया था ये, क्योंकि जो बैच में एनरोल नहीं है वो आप लोग आपसे डाउट कैसे पूछें, यहीं पूछें कमेंट में। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट गार्डन टूम ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो गार्डन टूम का सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, हुमायूंस टूम, हुमायूं का जो मकबरा है। और ध्यान रखना ये जो है चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। चार बाग स्टाइल, चार बाग का मतलब होता है, ऐसा होता है बाग, उसमें इस तरह से रोड निकाल देंगे तो चार बाग बन जाएंगे इस तरह से। ठीक है, 181 वेयर ऑफ द फॉलोइंग वॉज बाल गंगाधर तिलक्स होम रूल मूवमेंट एक्टिव। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ सक्रिय था, बिहार में, महाराष्ट्र में, मद्रास में, या फिर पंजाब में। तो ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर मतलब स्टार्टिंग में ही देखे थे कि दो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुए थे 1916 में। एक तो बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में, इनका हेडक्वार्टर था महाराष्ट्र के एरिया में, बॉम्बे को छोड़ के, और एनी बेसंत का था मद्रास में हेडक्वार्टर था। ठीक है, कौन सा सेशन को हेड किया था सरोजिनी नायडू ने, तो कानपुर का था 1925 का। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, रील भी डाली थी कुछ टाइम पहले मैंने। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान 1875 में बनाया जाता है इसको, जो बाद में 1921 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है 1921 में, जिसको लेके अभी हमने देखा था वो माइनॉरिटी स्टेटस को लेके न्यूज़ में था वो। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले हमारे क्या थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। राज तरंगिणी अभी देखा था हम लोगों ने, अच्छा नहीं देखा था ये। राज तरंगिणी काल्हान ने लिखी, बिल्कुल सही है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। ठीक है, जयदेव ने लिखी है। और तो ये तो गलत हो जाएगा।
और विक्रम अर्जुन विजय ये पंपा, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही आंसर होगा। आप खुद ही देख लो, अगर पहला सही है तो तीसरे को भी सही होना, और दूसरा गलत है क्योंकि गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है, तो तीसरे को भी सही होना ही पड़ेगा फिर तो, क्योंकि ये तो जयदेव ने लिखी है, ठीक है। 185। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइफर्ड द ब्रह्मी स्क्रिप्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड की ब्रह्मी स्क्रिप्ट को किसने डिसाइफर किया था? मॉडर्न पीरियड मतलब वही अशोका, क्योंकि अशोक पोते ही तो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप आर डी बनर्जी को कहाँ पढ़ते हैं? मोहनजोदारो का एक्सकेवेशन किया था इन्होंने, ठीक है। 186। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी देख चुके हैं भाई, गोपाल कृष्ण गोखले 1905, ठीक है। अब रिपीट ही होंगे आपके। 187, 200 तक बस कंप्लीट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड, विजयनगर किंगडम को किसने स्टैब्लिश किया था? तो संगम ने स्टैब्लिश किया था, संगम, सुलभ तुलभ अराई वीडू। 1916 में मद्रास में किसने? मद्रास यानी कि आपका एनी बेसेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सेटअप 3 डिफरेंट मार्केट, ले भैया 3 डिफरेंट मार्केट। मार्केट रिफॉर्म के लिए कौन जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, खत्म है कि नहीं। विच रूलर सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था? बिंदुसार आए थे, उसके बाद अशोक आए थे। इन हड़प्पन सिविलाइजेशन which material was not used in the construction of building? wood, burned mud bricks, iron, gypsum, mortar। अगेन बार बार सीमेंट की तरह से यूज़ कर रहे थे इसको। मड ब्रिक्स भी बर्नड यानी कि पकी हुई ईंटें यूज़ कर रहे थे, वुड भी। आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन गीत गोविंद? जयदेव उनादकट, ठीक है। काल्हान ने राज तरंगिणी लिखी, अभी देखा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग गेव रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में किसने बताया? काल्हान ने, जो अपनी किताब राज तरंगिणी लिखी उसमें इन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया था। हर्षवर्धन की हम देख चुके हैं, राज तरंग सॉरी हर्ष रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। और नागनंदा। बाण भट्ट ने लिखी हर्षचरित्र, और कालिदास के तो कहीं नहीं क्या, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्र, ऋतु संहारा, ठीक है। और ये सब इन्होंने किताब लिखी थी, ठीक। मालविकाग्निमित्र। टू कंट्रोल द प्राइसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सेटअप 3 डिफरेंट मार्केट? बार बार वही आ रहा, 3 डिफरेंट मार्केट और 3 डिफरेंट टाइप के टैक्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। हर्षवर्धन एम्बिशंस ऑफ एक्सटेंडिंग हिज पावर टू डेक्कन एंड साउथ इंडिया वर स्टॉप्ड बाई? किसने रोक दिया था हर्षवर्धन को नीचे जाने से? पुलाकेशिन II ने, है ना। हराने के बाद नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण प्रदेश का टाइटल ले लिया था। देन पुलाकेशिन II ने फिर पल्लव डायनेस्टी के रूलर महेंद्र वर्मन को हराया, फिर उनके बेटे नरसिंह वर्मन वन ने इनको हराया, पुलाकेशिन II को सबक सिखाया और टाइटल लिया वातापी कोंडा का। Who among the following was sent by Akbar to lead the Mughal army in battle of हल्दी घाटी? किसको भेजा गया था हल्दी घाटी के युद्ध में लीड करने के लिए? राजा मान सिंह, टोडरमल। टोडरमल तो फाइनेंस मिनिस्टर थे। महाराणा प्रताप तो यार इन्हीं के खिलाफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर के अगेंस्ट थे। मैदनी राय तो भैया हरा के चला गया था, बैटल ऑफ चंदेरी में बाबर ही हरा के चला गया था। राजा मान सिंह होगा, ठीक है। राजा मान सिंह अम्बेर के जो रूलर थे, अमेर या फिर अम्बेर, है कि नहीं। 197 ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, वही 790 AD वाला। कन्नौज स्ट्रगल, कन्नक भुज स्ट्रगल किसके बीच में हो रहा था? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट कहाँ गए? खत्म। 198। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे बाई आत्माराम पंडुरंग? खत्म। कौन सा? प्रार्थना समाज, खत्म। 1840 प्रार्थना 1867 में। 1840 1849 में आपका कौन सा था? परमहंस मंडली। 1840 या 49 क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज 49 में बना था लेकिन SSC 40 मानता है। सत्यशोधक समाज 1873, ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव फुले, उनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल एजुकेटर ऑफ इंडिया, ठीक है। वेद समाज किसने बनाया था? जल्दी से बताएंगे। हु फाउंडेड दी वेद समाज? और पूना सार्वजनिक सभा तो हम देख ही चुके हैं, ये जो है MG रानाडे बनाते हैं, पूना सार्वजनिक सभा, MG रानाडे। अगला है एंड दैट इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज की कैप्टन हॉकिंस विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ? तो कैप्टन हॉकिंस किसके टाइम पे यहाँ पर आए थे? तो सबको पता है, जहांगीर के टाइम पे आए थे कैप्टन हॉकिंस, है ना। और अपना शिप लेके आए थे जिसका नाम था हेक्टर। हेक्टर इनके शिप का नाम था। और ये एक बार आई थिंक 5 या 7 करोड़ का सवाल पूछा गया था उसमें, क्या बोलते हैं, 5 करोड़ में सुशील कुमार नहीं जीता था एक बार शायद, उसी में पूछा गया था ये, जहांगीर, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने? वेद समाज। तो वेद समाज कौन बनाया था? तो वेद समाज भैया और कुछ नहीं है, वही जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू वेद समाज बोलते हैं। और आखिरी क्वेश्चन, दोहरा शतक, रोहित शर्मा वाली फीलिंग लो यहाँ पे। विच पोएट कंपोज द इलाहाबाद प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किस कवि ने की थी? किसने करी थी? हरिसेन ने करी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। बाण भट्ट तो हर्षवर्धन के थे। अब बाकी आगे क्वेश्चन अगर तुम लगाओगे 70 सब वही है, रिपीटेड है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ, सब लग जाएंगे, कुछ नया नहीं है। सबसे आसान क्वेश्चन हैं जो 64 क्वेश्चन है।
PDF तो इसकी मिल ही जाएगी, बाकी आपको पता है ई बुक पड़ी हुई है, तुमको अब लगेगा कि सर इसके आंसर कहाँ से मिलेंगे हमको। इसको ये जरा कर दो जल्दी से कर दो इसको। हैं, आर्य समाज 1875, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अभी बताए थे जब वो बता रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, वो बता रहे थे किसान सभा तो 1936 से बनी थी, ये 1934 से बनी थी। लेकिन उससे तो हमें लेना देना नहीं, फाउंडर कौन था ये पूछ रहा है, कोई नहीं, वो भी बता देंगे। आर्य समाज आपको पता है दयानंद सरस्वती, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव, मीनू मसानी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कहाँ है बोस साहब, तो 4 इसके हो जाएंगे। बच गए कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन बनाना है, मैच कर लो जो भी होगा आपका। ठीक है, तो आसान आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, झींगुर बना के आपने उड़ा देना इनको। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एक्सकेवेशन में नॉट फाउंड, एक्सकेवेशन जब किया तो क्या नहीं मिला था, हड़प्पा का जब एक्सकेवेशन किया था तो क्या चीज़ नहीं मिली थी, तो अब गेस करिए क्या नहीं मिला होगा आपको। ड्वेलिंग हाउस, पब्लिक बाथ, पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक बिल्डिंग नहीं मिली थी, तो इस तरह की हमें पब्लिक हॉस्पिटल टाइप नहीं मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फाउंडर क्विट इंडिया मूवमेंट एंड किसके लीडरशिप में था, अब एक्चुअल में है क्या ये आंसर तो महात्मा गांधी होगा, लेकिन यही सेम सवाल यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, आई थिंक सिविल सर्विसेज में, और वहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन था, ये महात्मा गांधी भी ऑप्शन में थे, नन ऑफ दीज माना था उसने। और वो एक्चुअल में ट्रू भी है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था तो पहले दिन सबको जेल में डाल दिया गया था, एंड इट वॉज अ लीडरलेस मूवमेंट। ठीक है, ये एक लीडरलेस मूवमेंट था, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, सबको पता है कौन सी बनी है, इंडिका, मेगस्थनीज, सबको पता है। ठीक है, विच रेड एंड बफ सैंडस्टोन इज द टॉलेस्ट टावर इन इंडिया इन द 13th सेंचुरी, तो टॉलेस्ट टावर कौन सा है 13th सेंचुरी का, ये आपसे पूछ रहा है। तो हाँ जी, तो क्या क्वेश्चन था ये, विच रेड एंड बफ सैंडस्टोन इज द टॉलेस्ट टावर इन इंडिया बिल्ट इन द 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी के टाइम पे बना, शहीद मीनार, चांद मीनार, झूलता मीनार या फिर कुतुब मीनार, क्या होगा इसका, झूलता मीनार। सही आंसर इसका होगा कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर 4, जो 5 स्टोरेज में बना है आपका। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया था, तो गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे। कर लेंगे यार, ताजमहल आजमहल किसने बनवाया। ठीक है, तो लेक्चर होता है यहाँ पर ख़त्म, 3 घंटे का लेक्चर ये, और आई होप आपने इसमें काफ़ी सारी नई लर्निंग्स मिली होंगी, ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल है। साथ ही साथ जो आगे सीजल मेंस के लिए देने जा रहे हैं पेपर, तो एएलपी का जो पेपर हुआ था रेलवे का, उसकी भी ई बुक डाल दिए फ्री में टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जीके के जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के। ठीक है, एंड अब थोड़ी देर बाद मैं ट्विटर पे एक ट्वीट करने वाला हूँ, वो मैं परमार एसएससी के टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ सभी लोगों से गुजारिश है उसको रीट्वीट कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो 7 साल की मेहनत मेरी गई पानी में। ठीक है, बाय बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू सो मच प्रतीक्षा, प्रगति, कुंज बिहारी, परी, सत्यम, सूरज, रोशनी, चलो भाई, थैंक यू। चलिए भाई, थैंक यू। इसको पीडीएफ, दिल को सुकून मिल रहा है ना, हाँ, तो मेहनत के बाद दिल को सुकून ही मिलता है, मेहनत करिए ना आपने, इसलिए दिन को 157 में क्या दिक्कत है भाई। अच्छा, ये टाइटल पहली बार देखे हैं, कोई नहीं, आखिरी बार तो नहीं देखे हैं ना। सिंपल सा आप यहाँ पर ये देखो कि ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये टाइटल हम लोगों ने पढ़े नहीं है, लेकिन आप एक से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, होयसाल की कैपिटल क्या हुआ करती थी, हाले बीडू हुआ करती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, होयसाल की हाले बीडू, लेकिन एलिमिनेट तो हो रहा है ना, हमें कौन सा पीएचडी करनी है, आंसर निकालना है। बाकी हाँ, याद कर लेना कि अगर आगे पूछ रहे हैं, लेकिन रटने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, तो थैंक यू, और अभी ट्विटर पे डाल देते हैं। ठीक है, मैं अभी ट्वीट डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी परमार एसएससी टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। थैंक यू।